आज है 2 जनवरी 2022 और हम लोग इस वक्त जगदीश यादव के घर में बैठे हुए हैं, जो कि वसुंधरा है ये ना, वैशाली का सेक्टर 6 का इलाका है। यहाँ ये करीब 25 से ज़्यादा वर्षों से रहते हैं। बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है जगदीश यादव। तो जगदीश जी, जब चप्पल टूटी तो क्या हुआ? कभी हुआ ऐसा कि चप्पल टूटी चलते चलते? एक हाथ में उठाए उस टूटी चप्पल को और चल पड़े आगे। स्कूल के दिनों में हुई, जब हाई स्कूल और इंटर में था मैं, तब ऐसा हुआ। और मज़ेदार ये कि उसके पहले जो पढ़ाई थी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो सरकारी होते हैं बलिया में, वहाँ चप्पल जूते अलाउ ही नहीं थे। चप्पल पहन के जाना ही मना था। तो जब चप्पल का अलाउ हुआ, जब 9th में आए, तब 10th में जाते थे, टूटी भी और उठा के हाथ से चले भी। ये 9th की बात थी? 9th की बात, 9th या 10th में रहा होगा, हो सकता। उसके पहले नहीं। उसके पहले मेले में, शादियों में चप्पल जूते पहन सकते हैं, स्कूल में अलाउ नहीं था। और उसका कारण ये था कि जो स्टूडेंट थे, सबके पास कैपेसिटी नहीं थी कि कह दिया जाए, ऑर्डर कर दिया है कि सब जूते चप्पल पहनेंगे। तो कई लोग स्कूल भेजना ही बंद कर सकते हैं लोगों को, बच्चों को। तो इसलिए था कोई स्कूल में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तो ये स्कूल जाते टाइम पे टूटी कि आते टाइम पे? आते टाइम पे टूटी। याद है मुझे वो दिन, तो बारिश हो गई थी ना, तो कीचड़ में फंस के जब पैर उठाए तो टक से टूट गई हवाई चप्पल। तो वही था, आते स्कूल से आते वक्त। तो फिर हाथ में लेके आए? बिल्कुल, हाथ में लेके आए। फिर अगले दिन कैसे जाएगी वो? फिर हाथ में ले जाना पड़ेगा, इसलिए रस्सी बांधे उसने। अच्छा। तभी तो जाएगी वो। रस्सी बांध के अगले दिन लेके गए। हाँ। फिर वो एक सिलवा लिए, मोची से बनवा लिए। हाँ। चलता रहा। हाँ। वो दिन बहुत तकलीफ दे दिन थे। पेरेंट्स को भी कहा नहीं जा सकता था कई चीजें। हम समझते थे कि दिक्कत है, तो उसे बांध के ही चलाना। तो मतलब ये बलिया में कौन सी जगह थी जहां आप पैदा हुए? बहुत छोटा गांव है, बलिया से 15 किलोमीटर दूर गांव में। हाँ। बसदेवा नाम है। बसदेवा? हाँ। छोटा गांव है, बहुत छोटा है। मैंने 100 घर भी मुश्किल से होंगे। अच्छा। छोटा सा, अभी भी छोटा ही। तो आपके पिताजी क्या करते थे? एकदम शुद्ध रूप से किसान। वो किसान नहीं। हाँ। जो मजदूर रख के कराते हैं, बल्कि खुद मजदूरी करना अपने खेत में। अच्छा। माँ भी जाती थी कटाई में, बुआई में, बाप भी। हाँ। सब लोग। अच्छा। भीड़ के काम करते थे। हाँ हाँ। वसुदेवा में बस और या सवारियां, मतलब शहर से जोड़ने का क्या माध्यम था? नहीं, 3-3.5 किलोमीटर तक कोई माध्यम नहीं। अच्छा। पैदल या बाद में साइकिल। 9th में साइकिल मिली मुझे। अच्छा। उसके पहले नहीं, पैदल। और जो 6 से 8 तक जो स्कूल था, वहाँ साइकिल की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और दूरी बहुत थी उसकी। होगा तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर रोज जाना आना। तो अलग माहौल था, वो याद आता है। बहुत मजेदार माहौल था। और लेकिन आपको कितनी जरूरत है नहीं जानता, लेकिन मेरे को बहुत इच्छा होती है बताने की। टीचर बहुत अच्छे थे स्कूल। हाँ। खासतौर से 6, 7, 8, इवन 5th, 4th में भी टीचरों का डेडिकेशन बहुत था। हमारे जो प्रधान अध्यापक थे, तिवारी जी एक, उनकी बदौलत हम पढ़ पाए, नहीं तो हम छोटे छोटे गाय चरा रहे होते। वो बहुत कड़क थे और एकदम विभिन्न तरीके लगाते थे वो कि कैसे हम बांध के रखो इनको। बाद के दिनों में जब मैं यूनिसेफ के लिए स्टूडेंट्स की वर्कशॉप किया, छोटे बच्चों की, तो वो चीजें भी याद रहती थी मुझे, जो जैसा मेरे साथ ट्रीटमेंट उन्होंने किया। कैसे इतना एक्स्ट्रा क्लासेस कराते थे स्कूल टाइम के बाद, जम के एक्स्ट्रा क्लासेस करते थे। 4 बजे छुट्टी तो वो छोड़ते थे 6 बजे। इसके बाद फिर 8 बजे आना है स्कूल, रात को 8 से 10 पढ़ना है, वहीं सो जाना है पुआल बिछा के। फिर सुबह उठ के आना नहीं है, पहले क्लास चलेगी 7 से 8, 8:30।
इसके बाद छोड़ेंगे, फिर 10 बजे आइए वापस। तो हम दौड़ते बीतता था। एक दिन में 2 बार जाना आना हो गया। सुबह गए आए फिर गए, और सुबह आए थे तो कम 20 किलोमीटर रोज वॉकिंग, सब सूखे हुए बच्चे, कहाँ से सेहत बनेगी? खाने पीने की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती थी। गांव में जो सब खा रहे हैं वही खाना है, ये नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अलग से। तो वो बहुत गजब के दिन थे। और लेकिन वो उन्होंने कहा 8वीं में कि मेरे यहाँ फेल का तो कोई सिस्टम है नहीं, हम होने नहीं देते हैं, हम जो कुछ करना होगा सब करके तैयार कर देंगे, पास ही होना ही सबको। अब हमको चिंता है, वो टीचर कहते कि फर्स्ट डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और सच में एक और बात बताऊं, बहुत टची बात है कि राष्ट्रपति पदक उनको मिला था, टीचर अवार्ड, अशोक हॉल में किसी जमाने में मिला करता था, वो मिला था। उसकी दास्तान बताते थे कैसा है राष्ट्रपति भवन, और वो कहते थे कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पढ़ाऊं, क्योंकि वो मुझे भारी लगता है पदक। तो ये डेडिकेशन गायब हो गया है, अब नहीं है। शायद उस डेडिकेशन की जरूरत है अब फिर से दोबारा। क्या नाम था स्कूल का, आपके स्कूल का? पूर्व माध्यमिक विद्यालय, या कहते थे बोलचाल की बोली में मिडिल स्कूल गढ़वार। हाँ, GRWAR। और ये वसुदेवा से कितनी दूर था? तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर तो होगा ही, 4 से तो कम बिल्कुल नहीं। अच्छा। और उसमें फिर और भी आसपास के गांव के आ जाते? हाँ, बहुत सारे गांव की। लड़कियां कितनी पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी। लड़कियां होगी जैसे 40 बच्चे हैं तो 3-4, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं थी मिडिल स्कूल में। हाई स्कूल में देखने को थोड़ी सी ज्यादा मिली, क्योंकि और भी स्कूलों से आ गई, सब वहां जुड़ गए तो ठीक ठाक। लेकिन फिर भी 10% से तो ज्यादा नहीं थी, कभी नहीं रही। अच्छा। अभी बढ़ गया, अभी तो काफी अच्छा है। और वहां पे जैसे कि पिक्चर हॉल कहीं कहाँ पे रहा होगा? पिक्चर हॉल वही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हाँ। पहली बार पिक्चर 10th पास के बाद मैं देखा। उसके पहले सिनेमा जो देखा था पर्दे पर, वो देखा था। सूचना विभाग के साल में कभी कभी गाड़ियां आती थी। हाँ। और जो खाली खेत हैं वहीं पे बांस लगा के, पर्दा लगा के, और कुछ वो पब्लिसिटी मटेरियल और कुछ सिनेमा भी हल्का फुल्का दिखाते थे। उसमें आमतौर पर पब्लिसिटी की चीजें ज्यादा होती थी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाँ ये सब चीजें होती थी। वही सिनेमा देखे थे। अब पर्दे के दोनों तरफ लोग बैठते थे, दोनों तरफ से दिखता था, तो कुछ लोग इधर बैठते थे, कुछ लोग इधर बैठते थे। तो हम चूंकि अक्षर ज्ञान था, हम पढ़ते थे, तो हम उल्टा की तरफ नहीं बैठते, क्योंकि उल्टी आती थी वो, तो हम इधर बैठते थे कि सीधी आएगी। तो ये होता था। बाकी जो ज्यादातर लोग अनपढ़ थे तो वो किसी तरफ भी बैठ के वही चीज देखते थे। हमें ध्यान रहता था कि उल्टा नहीं, जिधर से प्रोजेक्टर जा रहा है उधर ही रहना, पढ़ने को मिलेगा। और फिर ये रामलीला होती थी। रामलीला होती थी। पार्टी कहाँ से आती थी रामलीला करने वाली? आमतौर पर दरभंगा। कितने दिन रहते होंगे वो लोग? 1 महीना। 1 महीना पूरा। हाँ। और उन लोगों की रामलीला का कुछ ऐसा जो स्मृति में बना रहता हो कि उनकी रामलीला जो देखी थी दरभंगा पार्टी की, फिर वो बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिली? देखिए, मुझे लगता है कि उसका कारण ये था, उन दिनों जो मैं देखता था कि उन दिनों रामलीला इसलिए देखते थे कि और कुछ देखने के इंटरटेनमेंट के साधन भी नहीं थे, अभी कुछ नहीं थे। अब जो रामलीला होती है वो नहीं हो पाती है ढंग से, डिस्टर्बेंस बहुत पैदा करते हैं यूथ, क्योंकि उनको और भी बहुत साधन मिले हुए। तब हमारा पूरा डेडिकेशन होता था कि पूरे प्ले को ढंग से देखते थे। यही नहीं, शादियों में जो नाच पार्टी जाती थी उसको भी रात रात जग के देखते थे लोग। मनोरंजन का चीज तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उसको पूरा जम के देखा, कौन सा नाटक खेला जाएगा, तो आज ये नाटक है, तो उसको रात बैठ के देखते थे पूरी रात। तो वो साधन बहुत आ गए, तो डिटैचमेंट हो गया उन चीजों से लोगों का। लेकिन उस दरभंगा पार्टी के रामलीला का कुछ याद कीजिए, उसमें कुछ मजेदार चीज उसकी, उसमें उस रामलीला को देखने की
में जो नाटकीय था, उसमें गायन, उसमें कोई ऐसी चीज जो याद रहती हो? हाँ, उसमें हमने देखा कि दो तरह की रामलीला देखा था। एक तो गद्य और पद्य दोनों में देखा हमने। तो वो रामलीला ज्यादा अच्छी लगती थी जिसमें वो कविता की तरह गाते थे। तो वो ज्यादा मजा आता था, और शायद हम लोग कैच कर पाते थे, इसलिए भी अच्छा लगता था। लेकिन वो रामलीला आम लोग जो थे, जो किसान मजदूर, वो उनको शायद ना भी अच्छी लगती हो, क्योंकि वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो चौपाइयाँ जब बोलते थे। तो ये था, इंटरेस्टिंग था। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होता था कि आज का तो हो गया, कल का दोपहर का भोजन और कल रात का भोजन। कोई स्पॉन्सर करता था, उसका नाम बताया जाता था, आज इनके यहाँ भोजन होगा। मुझे ही याद है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था। माला उठाई जाती थी। हाँ, कि आज बहुत मजेदार माला उठा रहे हैं। कोई मतलब सेठ व्यापारी, ऐसा कोई धनाढ्य? सेठ तो नहीं होते थे लोग, लेकिन उसी में ज्यादा जमीन वाले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन वो एक चिंता रहती थी ना कि मेरी इज्जत का मामला है। हाँ। तो अपनी इज्जत के लिए भी करते थे, नाम वाम रहता, मैं उनके यहाँ रामलीला पार्टी आज खाना खाएगी, व्यवस्था किए हैं, तो वो उनका नाम भी होता था। उनकी पब्लिसिटी का भी कोई साधन नहीं था ना, न व्हाट्सएप न फेसबुक, कैसे करें? तो वो इससे माइक में होता था, तो रुतबा कायम रहता था। वही था। बाकी जो गरीब गुरबा लोग थे, उनको लेना देना नहीं होता था। तो कहाँ पे होती थी आपके गाँव? उसके भी 2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा। हाँ, एक खणीचा जगह थी वहाँ, खणीचा। हम लोग जाते थे रामलीला देखने। अच्छा। रामलीला के कुछ शौकीन लोग गांव में एक दो होते हैं, जो हम लोगों को इकट्ठे करके ले जाते थे। अच्छा। चलना है, चलिए। वो भी रोज नहीं जा सकते थे, क्योंकि रोज संभव नहीं होता था। और जब 8वीं में आए तो सब बंद हो गया, क्योंकि दिन में भी क्लास, रात को भी क्लास, खत्म हो गई। फिर भी रामलीला देख के लौटते लौटते कितना बज जाता रहा होगा, जब तक के देखा? 2 खेतों से आते थे, तो रोड नहीं था, पगडंडियां सब याद थी, उंगते उंगते भी चलते रहते थे। स्कूल भी इवन जो रात को जाते थे हम, रोड नहीं था, ऐसे ही चलते थे खेतों के बीच में से। अच्छा, रामलीला पार्टी के अलावा जैसे नौटंकी पार्टी शादियों में? शादियों में हाँ, वो होता, बहुत शौक था लोगों को पार्टी। तो शादियों में तो शौक था नाच करने का, नहीं तो बाराती जाएंगे क्या, करेंगे क्या अगर नाच नहीं रही तो। अब बंद हो गया नाच, क्योंकि बाराती को रुकना ही नहीं है। अब बाइक उठाए चल दिए वापस, तो अब खत्म हो गई वो कारोबारी, पूरा जो लोगों का रोजगार था वो खत्म हो गया उसमें। बहुत सीमित चीजें हम लोग देखते थे, तो हमारे लिए सीमा यही थी कि शादियों में जाकर नाच देख लिया, नौटंकी देख ली, हाँ ये हो गया, अपने चले आए। कई बार नाच देखने के चक्कर में बहुत दूर जाया करते थे, सुन लिया कि उसकी नाच आई है तो बहुत दूर जाते थे, फिर 10-10 किलोमीटर लोग जाते थे, साइकिल लेके जाते थे। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3, 2 बहनें, 5, तो टोटल 5। आपका नंबर कौन सा है? पहला। आप सबसे बड़े? दूसरे नंबर का गांव में रहता है, आजकल कोयम्बतूर में है, क्योंकि वो जो भतीजा है वो एयरफोर्स में है, तो उनको ले गया ट्रीटमेंट, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा। ये भी नौकरी में था, मोदी रबर में था। अच्छा। लेकिन वो कंपनी बंद हो गई तो गांव चला गया। फिर तीसरे नंबर पे यही बीबी? हाँ, बीबी यादव यहीं पे। और बहनें एक इलाहाबाद में है, हाँ। वो गवर्नमेंट जॉब में है मेरे बहन भी। और एक है झरसी घोड़ा करके एक जगह है ना उड़ीसा में, वहाँ पर छोटी वाली है। अच्छा। उसके बच्चियां हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही, इंजीनियरिंग में भी है, कुछ बायो पढ़ रही है, कुछ ठीक ठाक है। आपका जन्म का कौन सा वो है, तारीख और साल? तारीख तो हम पता ही नहीं आज तक, लेकिन 56 है। अच्छा, 56। तो भी तारीख तो कुछ लिखी ही होगी आप? हाँ, कुछ ऐसे ही लिखा। अच्छा। स्कूल में ले गए, बोला लिख दो, ये लिख दिया। टीचर ने लिख दिया, वही क्या लिखा? 1 दिसंबर लिख दिया। अच्छा, 1 दिसंबर 1956 के आप कागज में वो है जन्म। अच्छा, उसी के आसपास होगा बात। हाँ। कोई बहुत अंतर नहीं होगा, कोई बच्चा पता चल जाता है कि 5 साल का हो गया तो या तो 4.5 होगा या 5.25 होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। ये कैलकुलेशन ठीक होता था हम लोगों को। तो इस तरह से आप
अपने गांव वाले स्कूल से 8वीं आपने की? गांव वो भी नहीं था, वो भी 2 किलोमीटर दूर। हाँ। गांव में स्कूल नहीं था मेरे। अभी है, अभी तो चारों तरफ स्कूल है तब। लेकिन जिस स्कूल में हम थे ना, मैं 61 में पहली में था। 61, हाँ 61 से पढ़ने लगा, 61 से 69 में 8वीं पास किया। तो प्राइमरी स्कूल जो था वो आदर्श स्कूल था, वो आदर्श नाम भी था और वो अलग था, वो बिल्कुल बहुत केयरिंग था स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी। और मिड डे मील था वहाँ, 62-63 में मिड डे मील था। मुझे नहीं समझ में आता मिड डे मील, अभी तो लग रहा है जैसे अभी भी आ गया हो। तो मिड डे मील में भी कुछ ही तरह से कुछ करके राजनीति करके लूटपाट के कर देते हैं, तब वो कुछ नहीं होती थी राजनीति। सीधे मिल्क पाउडर आते थे, 2 बच्चे को भेज दिया तो चौथी का है या 5वीं का है, जाओ दूध बनाओ, तो पूरा बाल्टी में बनाते थे, हंडे में गर्म होता था, गुड़ डाला जाता था। और इतने बड़े बड़े मग हम रखते थे साथ स्कूल जाते हुए थैले में, बोला गया था कि लेके आना, और उसको खूब भर के भरपेट दूध पीते थे, बहुत मजेदार था वो। और दलिया भी शायद मिलता था ना? दलिया तब हमको याद नहीं आ रहा, दलिया बाद में आया होगा। दूध मिलता था, दूध और गुड़ जाता था, दूध और गुड़, खूब बढ़िया दूध मिलता था, उसका टेस्ट तक याद है मुझे, उसकी खुशबू याद है। कोई स्कीम थी किसी, मैंने खरीद के तो नहीं लाते थे, कहीं से मिलता था वो, बाहर से आता था। अनाज की कमी थी उन दिनों गांव में, खाने पीना दिक्कत थी, पर लोगों को परेशानियां थी। दूध मिलता था खूब। तो इस तरह करते हुए आपने क्या पढ़ाई कर ली वहां? देखिए, मैं इंटरमीडिएट के बाद मैं चाहता था कि मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी बिजली। बिजली थी नहीं ना वहाँ, तो बिजली जब देखते थे जलती हुई तो कहा जाता कि बिजली में पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं कोशिश किया कि और कुछ नहीं तो ITI करें। बहुत मैं प्रयास किया उसके लिए, ITI में घुसने के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। कहाँ पे था ITI? बलिया में हेडक्वार्टर पे ही नहीं हुआ एडमिशन। कई लोगों को बोला, एक MLA थे शंभूनाथ चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे जहां तक मुझे मैं याद है थोड़ा थोड़ा। वो ITI के जो मैनेजिंग कमेटी थी उसमें थे, ITI गवर्नमेंट की है, वो उसमें थे। उनके पीछे पड़ा रहा मैं। उन्होंने अंत में ये कहा कि ये बताओ 17 तारीख को जो रैली मेरी है, कितने झंडे लाओगे, कितने आदमी लाओगे? तो मैं बोला वो तो मेरे से होगा नहीं, आदमी और झंडे तो मैं नहीं ला सकता। तो फिर कैसे होगा एडमिशन? और मैं वापस आ गया, एडमिशन नहीं हुआ। तब तक आप क्या पढ़ाई पूरी कर चुके थे? 12th पूरी कर लिया था। 12th पूरी हो गई? हाँ। तो आपके अंदर इतना अकड़ क्यों थी कि आपने कहा कि नहीं लाऊंगा? ले आते? मैं नहीं ला सकता था। अच्छा। मैं 20-50 आदमी कहाँ से, मेरे कहने से नहीं जाएगा कोई। और दूसरा, कितने झंडे लाओगे? मेरे पास पैसे तो नहीं झंडे बनवाऊंगा आपके लिए, ये भी नहीं संभव था। तो मैंने कहा मेरे से ये तो नहीं हो सकता, मैं अकेले आने को तैयार हूँ, मेरा ऐसे नहीं होगा, 150 आदमी लाओ, मैं वो नहीं ला पाऊंगा। अभी जो कहा था रैली में, मोदी की रैली, इनकी रैली में लोग आए, तो वो तब भी था वो मंगाते बुलाते थे लोगों को। तो मैं लौट आया और मैं दोबारा अप्रोच नहीं किया। अब फिर मैं BA के लिए एडमिशन लिया वहाँ डिग्री कॉलेज में, वो अफिलिएट था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और जाने लग गया। 2 साल का BA होता था उनमें, 3 ईयर नहीं था, 2 ईयर। फर्स्ट ईयर कर लिया और कंप्लीट होते होते दिमाग में आता था, रोज जाता था साइकिल से और रोज आता था बलिया से, 15 किलोमीटर जाना, 15 आना। रास्ते में एक दिन सोच रहा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग, असली मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो, सच्चाई यही है। मैं ये सोच रहा था कि पिताजी बहुत खुश हैं कि BA में है, और करे नहीं MA भी कराऊंगा, शौक से कहते हैं लोगों से। मेरे से काम नहीं करने देते थे खेती होती का, ये दोनों भाई मेरे करते थे, घास ले जानी है वो ले जाएंगे, बोले तुम नहीं जाओ, भागो पढ़ो। वो बहुत प्यार से रखते थे, मुझे ज्यादा ही मानते थे, और मैं उससे डर गया। मैं एक बार उसी प्यार से, जब मैं आ रहा हूँ तो साइकिल चलाते सोच रहा हूँ कि पिताजी सोच रहे हैं BA कर रहा है, MA भी कर लेगा। हाँ। लेकिन मैं अपने आप को एसेस जब कर रहा हूँ तो MA करके क्या करूंगा, मैं क्या काम कर सकता हूँ? ठीक है। तो मुझे ये लगा कि जो हालात है उसमें तो मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। अगर BA भी कर लो तो कहीं चपरासी बनना पड़ेगा जाके, और क्या करूँगा।
तो ये मन में हुआ कि तो फिर क्यों इसमें टाइम खराब कर रहा हूँ, अभी से जाके बन जाते हैं। हाँ, छोड़ दिया, सीधे निकल आया। और पिताजी से कहा मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। वो तो खाना वाना छोड़ दिए, परेशान हो गए। लगे कि मैं उनके अरमानों पर पानी फिर गया, बहुत परेशान हुए। उनकी परेशानी मुझे याद आती है, लेकिन मैं कहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊँगा। वो बहुत दुखी हुए, लेकिन मैं माना नहीं, लौट आया। इधर आ गया दिल्ली, नहीं किया सेकंड ईयर, दिल्ली आ गया। जब किसी से मिलूं तो कहे कि शरीर तो है नहीं, बहुत दुबला पतला, वजन भी कम, चेस्ट भी नहीं, तो फोर्स में तो जा ही नहीं सकते हो। बॉयज नेवी में ट्राई। दिल्ली क्यों आए? काम के लिए, काम करेंगे अब वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो दिल्ली मेरे चाचा रहते थे, गवर्नमेंट जॉब, तो उस पकड़ के आ गया मैं। और लोग कहेंगे भाई तो भर्ती तो होने लायक हो नहीं, सिविल में सिपारिश आपकी है नहीं, नौकरी कहाँ मिलेगी। मैं भी मान गया कि सच में नहीं मिलेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैं आपको, तो मैं अच्छा, तो मैं एक कंपनी में काम करने गया, एक मायापुरी में, कुछ खर्चा चले तो 80 रुपए में काम लगा। तो सामान उतारो, गिन के रखो, ये सब करना। यही कंपनी थी, किस चीज की? वो गाड़ियों की जो लाइट डिफरेंट टाइप की है ना, बैक लाइट, हेड लाइट या इनसाइड लाइट, एम्बेसडर की या जीपों की उस जमाने की, वो असेंबलिंग करता था। तो वहां पहुंचे कैसे? लोग को ही कहा कि चलो बात करके देखते हैं, पूछते हैं जाके, आवश्यकता है भी लिखे रहते थे, तो पूछ लिया। तो बोला हाँ कितने पढ़े हो, ये है 12वीं किया हो। तो बोला ठीक है, लगा दिया। और मैं काम करने लग गया, ज़्यादा दिन नहीं किया, 1-2 महीना हुआ। तो मेरे को लगा कि कुछ गतिविधियां ठीक नहीं है। गतिविधियां किस मामले में? गरीब घरों की लड़कियां काम करती थी, और जिस तरह से व्यवहार देखता था मैं उनका, और जिस तरह से वो भी हमारे प्रति व्यवहार करती थी, उसे मुझे भय व्याप्त हो गया। अरे नहीं, कुछ गलत होने जा रहा, और मैं धड़ से छोड़ दिया, मैं नहीं करूँगा। तो जैन मेटल इंडस्ट्री नाम था, तो उसने कहा बुजुर्ग जन, तो फिर क्या करेगा? मैं कहा ना, मैं काम नहीं करूँगा, मेरे को माहौल ठीक नहीं है। मुझे लगा जैसे मैं बहुत बड़ी बदनाम हो जाऊँगा यहाँ रहा तो, ना नहीं रहना। तो बाजार में घूम रहा था, दिल्ली कैंट में एक नांगल रहा है, टहल रहा हूँ, तो मुझे फोटोग्राफर की दुकान देख के बड़ा अच्छा लगा। तस्वीरें लगा है, लाइट जल रही है, और लोग कोई आ रहा तो उसकी बना के दे रहे हैं, कोई खिंचवाने आ रहा। आकर्षित किया कि ये काम ट्राई करना चाहिए। उससे पहले बलिया हेडक्वार्टर में कभी आपको कोई फोटोग्राफर की दुकान नहीं दिखी थी? देखा था, वो फॉर्म भरने के लिए फोटो खिंचवाया था तब, लेकिन कोई आकर्षण नहीं? ना, कोई आकर्षण नहीं था। एकदम से हुआ कि ये आकर्षण है। और मैं ये मान बैठा हूँ कि मैं फोर्स में नहीं जा सकता, ये भी मान बैठा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए सिविल में कोई मेरे को जॉब नहीं दिलवाएगा, सिफारिश नहीं है मेरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैं पास नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारी पढ़ाई लिखाई कमजोर है, जो हाई फाई यहाँ देखता था। हाँ, एक अटेम्प्ट जरूर किया इससे पहले। ये एहसास कितने महीनों या साल में होने लग गया था अपने? जब मैं ग्रेजुएशन करने लग गया था तब होने लग गए। वो तो बलिया की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद? नहीं, यहाँ आने के बाद हो रहा था, लेकिन टूट गया था बाद में। कैसे टूटा कि उम्र कम थी, तो एक बॉयज नेवी की भर्ती होती थी, नौसेना के बालक पहले भर्ती किए जाते थे। अच्छा। तो जो साउथ एवेन्यू में एक नेवी का ऑफिस है, कॉर्नर में, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, साउथ एवेन्यू में राष्ट्रपति भवन की बाउंड्री के ठीक सामने नेवल का ऑफिस है, इंडियन नेवल करके लिखा, नेवी का है। तो वहाँ मैं गया तो लिखा था कि भर्ती के लिए टेस्ट होंगे, तो मैं टेस्ट में अपीयर हुआ। 23 लोग थे, और मैं देखूं लड़के सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई स्कूटर से लाया है, कोई, मैंने लगे हाई फाई है, और मैं वहाँ गरीब गुरबा झोला लेके बैठा हूँ, पैजामा पहन के। लगा कि ये तो मुझे बीट कर देंगे, कुछ नहीं होगा, चलो परीक्षा दी जाए। परीक्षा में बैठा मैं, और क्वेश्चन थे इंग्लिश में, लेकिन उसमें बोला एक जवानी होगा एयरफोर्स का कोई, कि आप प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि जब पहला प्रश्न बोलिए, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, हाई स्कूल में भी अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, अंग्रेजी छोड़ के पढ़े थे। तो बताया कि ये पूछ रहा, तो मैं उसको हिंदी में जो मेरे भीतर से 100% देके उसको जवाब दे दिया। दूसरा सवाल बोल दीजिए हिंदी में क्या है,
तो वो पढ़ के हिंदी बोलता था और फिर मैं उसके उत्तर लिखता था। सारे सवाल हल करके दे दिए। 3 घंटे बाद बोला कॉपी का रिजल्ट मिलेगा। मेरे चाचा भी आए थे वहाँ मुझे टेस्ट दिलवाने। तो हम लोग अपने किनारे बैठे रोटी वोटी खाए और लेके बांध के गए थे, अगर रिजल्ट है। तो इतना कोई खुशी नहीं थी, लगा कि ये सब हाई फाई लड़के हैं, बीट कर देंगे सब, हम लोग कुछ है ही नहीं। तो रिजल्ट बोलना शुरू किया तो मेरा नाम कुछ गलत बोल रहा था, जगदीश को कुछ जगप्रीत या क्या कुछ बोल रहा था। तो मैं नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। अरे कहाँ गया ये नाम का आदमी? तो फिर मैंने बोला कि आप देखिए नाम जगदीश तो नहीं है? हाँ हाँ जगदीश। तो हाँ जी हाँ ठीक है, आप इधर आओ। अलग कर दिया, छंटते गए, मैंने सेलेक्ट करते गए। जो पास हो गए तो उनको सेलेक्ट कर लिए 23 में, और एक लिस्ट बना ली कि टॉपर कौन। तो मैं टॉपर हो गया। अच्छा। हाँ वो बोला कि कॉपी ऐसे लिखो जैसे इस बच्चे ने लिखा। सब वही गरीबी का गुणगान कर रहे हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कृपा करके मैं भर्ती होने के लिए आया हूँ। भर्ती होने का कारण पूछा था, क्यों आना चाहते हैं नौसेना। अब मैंने ये लिखा था, याद है मुझे वो जवाब, कि उस उन्होंने लिखा था कि जब भी किसी फोर्स के लोगों को वर्दी में देखता हूँ और चलने का स्टाइल देखता हूँ, अपीयरेंस देखता हूँ, मेरा अभी तो अपीयरेंस कह रहा हूँ, तब नहीं, तो लगता था कि ये बहुत शानदार काम है और इसी में मुझे जाना चाहिए। तो अनुशासित रहेंगे और अनुशासित रह के चलने से लेके व्यवहार में भी, काम में भी, तो जिंदगी ठीक रहेगी। और तो नेवी में अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाना चाहूँगा, यही मुख्य कारण है। तो उसी पर उठा के उन्होंने हाईएस्ट नंबर दे दिए। और भी सवालों के जवाब ठीक ठाक थे, कहाँ से आए क्या जो कुछ था लिख दिया। और फिर मेरे चाचा भी आश्वस्त हो गए, तो बोले कि वो जाके बार बार पूछे ये हो जाएगा ना भर्ती? अरे तो टॉपर है, इसको कौन छाटेगा? मैं लगा मैं नेवी में हो जाऊंगा। इसके बाद हुआ कि ठीक है, पास वालों का 12 लोगों का मेडिकल होगा। तो मेडिकल में मैं छट गया राइट आई में। अच्छा। 6/9 और ये वाली 6/6। चाचा के बोलने की घूस का मामला है, नहीं मानेंगे सब, बहुत बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता 6/9, और हमारे रूल में है कि दोनों आंख 6/6 चाहिए। मैं भी ये मान के गया कि इन्होंने टरका दिया मुझे, और मैं फिर अपने काम में लग गया धीरे धीरे, जो कुछ करता गया। बाद में मैं अब वो लॉन्ग स्टोरी है लेकिन कहना ही पड़ेगा क्योंकि लिंक बन रहा है इसका। तो मैं जो फोटो के काम में लग गया, तो फिर बलिया चला गया, किसी वहाँ दुकान में काम किया, फिर वापस आ गया, बोला कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर गोपीनाथ बाजार दिल्ली कैंट में काम करने लगा, फिर किसी स्टूडियो में काम करने लगा। 10, 20, 25 रुपये मिल जाए, हो गया, खर्चा चल गया, अकेला हो गया। चाचा का ट्रांसफर हो गया था यहाँ से, बंगाल चले गए, तो मैं अकेला ही रह गया। तो सड़क किनारे ये जो जनक सिनेमा, उसे और पहले ही हैंडपम्प था, वहीं बर्तन धो रहा था। तो एक सीआरपीएफ वाले का छोटी वाली 1 टन ट्रक पंचर हो गया, वो अकेला ड्राइवर था, कोई था नहीं। तो नहीं आप तो बहुत तेजी से भागे, उसका क्या हुआ फिर नेवी वाले मामले में? नेवी में 6/9 से छट गया मैं। छट गए, हाँ। तो फिर उसको इतनी तेजी से आप वो मत कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड। हाँ। उसके बाद हुआ क्या फिर? ये तो उसके बाद ये हुआ कि अब काम करना चलेंगे, कि कंपनी में काम करेंगे, कुछ करेंगे। हाँ, क्योंकि आप उधर तो करके आए थे, उधर वो जो जैन वाला वो था। हाँ, तो वो तो नहीं, ये तो पहले की कहानी है। वो असल में एक्चुअली थोड़ा मिक्स भी हो रही है। जो नेवी वाला है ना, वो शुरुआत का। अच्छा। उसके बाद फिर फोटो वाला। फोटो वाले में क्या हुआ? फोटो वाले में फिर एक दुकान में लगा दिल्ली कैंट में। अच्छा। और कैसे लगे? उसने कहा कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आईडेंटिटी कार्ड मंगा के ले आओ, गारंटर चाहिए, क्या पता कैमरे लेके भाग जाए। तो 2 आदमी खड़े कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो रख लिया। तो वो वही साफ कर दो दुकान, ये पोछ दो, वो पोछ दो। कहाँ पे थी दुकान? दिल्ली कैंट में, स्टेशन के आसपास ही जो मार्केट है। अच्छा। तो उसको ग्राहक बुलाओ, देखो कोई खिंचवाए तो आइए करिए, यही सब करता रहा। और मुझे कैमरे का सिखा ही नहीं बिल्कुल। कितना टाइम? 6 महीना हो गया। 6 महीना कुछ नहीं पता था फोटो का क्या होता। लेकिन आपका इरादा हो गया था? इरादा हो गया, कैमरा सीखना है। हाँ, लेकिन नहीं सिखाया वो। फिर मैं छोड़ के बलिया चला गया। बलिया एक स्टूडियो में जाके उसका प्रिंट करने लग गया, तो वहाँ थोड़ा सीखने को मिला। तो लगा कुछ आ गया, तो फिर दिल्ली आया। तो कैंट में बलिया में कितना टाइम किया? 1 साल तो निकाली, 6 महीने निकाला, याद भी नहीं आता।
फोटो स्टूडियो में। हाँ। फिर एक दुकान खोली फोटो स्टूडियो। कहाँ? अपने गांव के बाजार में। फिर वो नहीं चली, इसलिए नहीं चली कि मुझे खुद भी काम की नॉलेज नहीं है। मैं परेशान होता था बहुत, साधन भी कम और नहीं भी आता। छोड़ दिया, नहीं इससे नहीं होगा, बढ़िया जगह सीखेंगे। दिल्ली आया तो गोपीनाथ बाजार में काम किया, एक समझदार फोटोग्राफर के। उसने प्रिंट करने की बारीकियां बताई, फिल्म प्रोसेस में ध्यान रखने की चीजें बताई। गोपीनाथ बाजार कहाँ है? धौला कुआं से जब आप कैंट स्टेशन की तरफ जाएंगे, हाँ। तो एक कुछ दूर जाने के बाद एक लेफ्ट को कटता है वो गोपीनाथ मार्केट है। हाँ मार्केट है। हाँ। 2 बड़े फोटोग्राफर हैं वहाँ, 2-3। अच्छा। हाँ, तो आर्मी का डिफेंस का काम करता है। अच्छा। तो आप वहाँ कैसे पहुँच पाए? चूंकि मैं फोटो में हूँ तो ऐसे परिचय तो हो ही जाता धीरे धीरे। बोला हाँ उनको लड़का चाहिए, तो ठीक है मिल लिया जाके। फिर दुकान देख के लगा यार ये ढंग के फोटोग्राफी करते हैं, इनके यहाँ लगना जी, पैसे भले कम दे, ऐसे लग के करते रहे। अब इसके बाद क्या होता है, वो करते करते ही वो जो बता रहा हूँ कि बर्तन धो रहा हूँ। बर्तन क्यों धो रहे थे? खिचड़ी बनाया था, उसके बर्तन। कहाँ पे खिचड़ी बनाया था? जहाँ मैं टिका हुआ था पंखा रोड पर, किसी के घर में। हाँ। तो उस शर्त ये थी कि कोई घर वर नहीं लिया था किराए पे। वो जो मकान मालिक तो कहते थे खाट पड़ी रहती है, कहीं सो जाया कर, अपना इधर बना के खा भी लेते, ऐसे कर रहा था। तो फिर चला जाओ। तब तक वो वहाँ नौकरी, फिर वहाँ जाना, फिर फोटोग्राफर की नौकरी भी करते थे और यहाँ रहते थे। हाँ। अच्छा। तो फिर वो जब बर्तन धो रहा था सुबह, तो एक ट्रक, छोटा वाला ट्रक जो होता है 1 टनर, वो पंचर हो गया। तो पहिया बदलने के लिए वो परेशान हो रहा था, तो मैं चल के गया उसके बाद। मैं बदलवा दूँ, मेरा लग जाए यार। तो वो जाके मैं चढ़वा के बदलवाए। मैंने उससे पूछा कि आपके विभाग में फोटो का कुछ नहीं है क्या कहीं? मुझे तो पता नहीं था असल में। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, तो डीजी ऑफिस में है, एक सरदार जी सेठी साहब हैं, वो वहाँ के हेड हैं। तो मेरे को पता दे दो, मैं जाके पूछूं वहाँ। उससे पता लिया, डीजी ऑफिस वेस्ट ब्लॉक 8 आरकेपुरम। तो वहाँ गया और सेठी साहब के यहाँ पहुँच गया मैं धीरे धीरे। तो उनसे देखा सरदार जी बैठे हैं, पर्दा लगा, पंखा चल रहा है, एक सरदार जी बैठे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मिलना है, इनसे क्या करूँ? तो उनके चपरासी को बोलो, ताराचंद चपरासी आया, जाके बोला कि कोई मिलने आए, कोई लड़का है मिलने का रहा। तो बुलाओ, सीधे आदमी हो। तो हाँ बोलो काका। तो मैंने कहा कि आपके विभाग में फोटो का कुछ है क्या? बोला है। तो मेरे को भी देखिए, मैं भी काम करने को तैयार हूँ। तो वो थोड़ा सा मुस्कराए, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा और वो मुस्कराए। और फिर 2 इंस्पेक्टर थे फोटोग्राफर, उनको बुलवाए। अभी भी एक टच में है वो, उसमें से एक तो स्वर्ग से सिधार लिया। खन्ना, शिव कुमार दोनों आए। बोला ये लड़का आया है, कह रहा है कि हमें भी काम दो। तो वो ये सोचे कि हमको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। सर बिल्कुल करना चाहिए। यार तुम लोग तो बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हो, कैसे सरकारी महकमा है कि कोई दुकान है मैं रख लूँ? कैसे रख लूँगा बताओ? अरे सर मैंने सोचा कि आप भर्ती कर रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। बोला चलो जाओ तुम लोग। वो चले गए। तो मैंने कहा कि किसी एमपी को जानते हो? 75 की बात है। हाँ। 1975 इमरजेंसी थी। किसी एमपी को जानते हो? बोला ये देखिए, ये जानता हूँ कि एक एमपी है बलिया का, उसका नाम है चंद्रिका प्रसाद। तो उससे एक चिट्ठी डीजी को लिखवाओ कि मेरे यहाँ का लड़का है, कोई फोटो में जगह हो तो इसको जगह दिया जाए। हाँ बात ठीक। इसके बाद मुहिम चालू हुई। मैं रोज जाऊँ एमपी के यहाँ, मेरा नंबर ही ना है मिलने का। चंद्रिका प्रसाद साउथ। हाँ। तो 2-3 दिन गया तो नहीं, बोला पार्लियामेंट चल रही हो गए हो। एक दिन पार्लियामेंट जा रहे थे, जीप में बैठ रहे थे, तो मैं उनके पास गया। 3 दिन से आ रहा हूँ, एक जो काम था मेरे को। कहाँ के हो? मैं ये गाँव। किसी मशहूर आदमी का नाम बताओ। तो अपने स्कूल के मैनेजर का नाम बता दिया, जहाँ से इंटर किया था प्रबंधन कमेटी का, कुलदीप सिंह। अच्छा ठीक है, कल आना। अगले दिन गया मैं, उससे मिला। बोला कि ऐसा ऐसा है कि CRP में फोटो का विभाग है, आप एक चिट्ठी लिख देंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा। बोला लेटर पढ़ ला। उसने हाथ से लिख दिया, प्रिय सक्सेना जी, ये लड़का मेरी कंस्टिट्यूंसी का है, फोटो के काम में मशगूल है आजकल, कहीं व्यवस्था हो जाए अपने CRPF में तो देख लें। निगमित सिंह सक्सेना था डीजी उन दिनों, IP था वो, इंडियन पुलिस, IPS नहीं IP। तो ठीक है,
मैं फिर वो साउथ एवेन्यू बोला साउथ ब्लॉक चले जाना, वहीं बैठता। और साउथ ब्लॉक खोज पूछ के आया, पास बनवाया गेट पर, फिर गया, वो चिट्ठी देख के पास बना दिया धड़ाक से। तो डीजी के यहाँ पेश किया गया, मुझे सक्सेना जी बैठे हैं, एक अफसर लेके गया, पढ़ी चिट्ठी। अच्छा, उनको खुद नहीं पता, बोले कहाँ फोटो का है, तो वो क्या जाने डीजी को क्या पता कहाँ कौन सा सेक्शन है। बोले सर वो एच सेठी साहब के यहाँ है, 2 वहाँ इंस्पेक्टर हैं फोटोग्राफर। अच्छा तो ठीक है, सेठी को बोल दो कि एक लड़का भेज रहा हूँ, वो देखे क्या कर सकता हो। तो उसने भेज दिया मुझे फिर सेठी के यहाँ, और वहाँ से चिट्ठी आ गई कि मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, अब सरदार जी बोले यार अब तो काम बन गया। बोले कैसे बनेगा जी? बस डीजी बोले कि देख लो व्यवस्था कर लो इसकी, तो फिर तो मैं कर ही दूंगा व्यवस्था। उन्हें झटपट चिट्ठी बनवाई, अपने बाबू से बोला कि इसको मेडिकल के लिए भेज दो झड़ौदा। झड़ौदा इनका जो सेंटर है वहाँ मेडिकल हुआ। डॉक्टर चिढ़ गया देखते ही, अनफिट आदमी क्यों चले आते हैं, न वजन न ऊंचाई, अनफिट बना के दे दिया। बोला मेरे को आना जरूर तुम मेडिकल के बाद। मैं गया बूझे मन से, मैंने कहा अनफिट हो गया, कोई बात नहीं कागज आने दो, मैं आपके बेवकूफ बना रहे हैं भाई, अब कागज क्या आएगा? किसने कहा कागज आने दो? सिटी साहब ने। तो मैंने कहा अब क्या कागज आएगा? तो मैं तो यही सुना हूँ कि मेडिकली अनफिट हो गए, तो अब हो गए, खत्म हो गई बात। हाँ, उधर हो ही चुका था एक बार नेवी में। हाँ, तो अब क्या होना, अब तो अनफिट हो गया मैं। चलिए, बोला नहीं आने दो कागज, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं ठीक है 10 दिन में कागज आया। फिर मैं गया, हाँ यार तुम्हारा वो फाइल बनानी है, फाइल बनवा के आईजी को भेजाओ बसंत विहार। अब बोला तुम खुद कल चले जाना, जाके अपीयर हो जाओ आईजी के यहाँ। वो 20 दिन लगाया वो अपीयर होने में। जब जाऊं टूर पे है, मीटिंग में, कल आना परसों आना। खैर फाइनली एक दिन सामने हमको आईजी के ले गए, अफसर ले गए। तो अरे घंटी बंद नहीं हुई थी। हेलो, अच्छा ठीक है। हाँ हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा, किसी पे भी हो जाता है, कोई चिंता नहीं है। ओके, हाँ ठीक कर लूंगा, ठीक है, ओके। अब ये समझिए कि जब आईजी के यहाँ गया, अच्छा मेरी फोटो खींचोगे? तो मैं बोला कैमरा तो भी है नहीं। अरे भर्ती होने के बाद तो खींचोगे? बोले हाँ बिल्कुल, फिर तो आपका आदेश का पालन। तो उसने लिखा कंडोनेशन फॉर हाइट चेस्ट एंड वेट अंडर सीआरपीएफ रूल सच एंड सच लिख के स्टैम्प आईजी का किया। बोला इसको 39 बटालियन भेज दो कुतुब मीनार के पास। गया मैं, अब चिट्ठी पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है, मुझे लगा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अरे एक्चुअली वो हो गया था। वहां जब गया, वहां दिया तो फिर डॉक्टर चिढ़ गया देख के, बोला कि तुमको कौन कर दिया भर्ती, कहीं से फिट नहीं हो शरीर से। तो मैं नहीं जानता ही, मुझे भेजा है। बोला बहुत भारी कोई दबाव है। वाकई कोई दबाव नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। तो फिर जब उसने फाइल पढ़ी डॉक्टर ने, अरे इसका तो हो ही गया भाई। और मैं देख लिया पूरे नियमों का हवाला दिया है, हो गया। अब मेरे को फिर ट्रेनिंग में भेज दिया गया, बड़वा मध्य प्रदेश ट्रेनिंग किया। फिर डीजी ऑफिस आ गया, 1 साल तक काम करता रहा, 1 साल ट्रेनिंग 1 साल काम। 1.5 साल के बाद लगने लगा मैं कुछ गलत नौकरी में आ गया। रोज पूछूं आज क्या करना है, बेटा यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने का, अब अगले हफ्ते कुछ कार्यक्रम होंगे तो करेंगे। अब दिन काटते थे, लेकिन 2 फोटोग्राफर कुछ पर्सनल अपना करते थे, शूट करते थे स्ट्रीट शॉट्स, और उसको प्रिंट करते थे, उसमें हम लोग मशगूल रहते थे, मजा आ रहा था। लेकिन लगा कि मैं गलत जगह हूँ, और मैं लगा जुगाड़ करने के यहाँ से हटने का। और मैं सबको बता दिया कि सिटी साहब भी कहते कि नहीं तुमको तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि तुम काम करना चाह रहे हो, ये पुलिस विभाग है, इसमें तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, कुछ नहीं होना, तो निकल लो यहाँ से। तो एक रघुराय के जानने वाले ने कहा कि रघुराय को एक चेला चाहिए, जाओगे? मैं बोला जाऊँगा। बोले जाओ, एड्रेस दे दिया। मैं INS बिल्डिंग आया, वो आनंद बाजार ग्रुप में फोटो एडिटर थे। बोला कि शिव कुमार ने भेजा है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ नहीं जानते वो पहले बता देना, रिस्क नहीं लेना फिल्मों का। जिसने कहा? सो रघुराय ने। बोला ठीक है जी, वैसे में कोई दिक्कत नहीं है, शिव कुमार के साथ काम किया हूँ तो कॉन्फिडेंस है मुझे, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने काम देना शुरू किया, साथ साथ काम। शिव कुमार कौन थे? शिव कुमार CRPF में थे, इनके रिलेटिव थे। अच्छा।
तो साथ साथ काम कर रहे हैं, शूट में भी जा रहा हूँ, वो बुक शूट कर रहे थे दिल्ली ये पोर्ट्रेट, मैं साथ साथ चलता था, फिल्म प्रोसेस मैं करता था, हम दोनों मिलकर प्रिंट बनाते थे। इतना रिच काम सिखाया रघु राय ने कि मैंने फ्रेम कंपोजिशन शूट की देखता था, फिर निगेटिव देखता था प्रोसेस करके, और प्रिंटिंग हम दोनों मिल के करते थे। तो मिल के करते थे, जो क्वालिटी प्रिंट है उसका नॉलेज हो गया एकदम। और कई बार उनके वो प्रिंट करते थे, मैं बोलता था नो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ बताओ, और 10% अंडर है, तो बोला कि चलो करो, एक मैं करता था, बोला कि दोनों गीला गीला प्रिंट रखते थे, देखो कौन सा अच्छा, बोला यार तेरा वाला ही अच्छा, ओके फाइन, अभी इसको फाड़ के फेंक देते थे, बोला यही फाइनल। तो कॉन्फिडेंस हुआ। रघु राय अचानक बीच में निकल लिए इंडिया टुडे फोटो एडिटर 1 साल बाद। अब यहाँ मैं पड़ गया अकेला, तो अब मैं जाना ना आना, बोले तुम एनी डे यू कैन कम, बोले इंडिया टुडे कभी भी आ जाओ असिस्टेंट रहने के लिए। तो इसी बीच अविक सरकार आए हुए थे, एक दिन मेरे को निगेटिव लेके आए कि प्रिंट बना दो, तो मैं उनकी प्रिंट बना रहा था, तो मैं उनसे पूछ बैठा, अभी जो आनंद बाजार के मालिक है, कि सर रघु राय बुला रहे हैं तो मैं चला जाऊँ क्या, तो यहाँ मैं क्या करूँगा। मैं नहीं आपको जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, आपको अपॉइंटमेंट होने वाला है यहाँ, जाइएगा मत। तो अब तक तो हुआ नहीं, तो बोला कि वो वेज बोर्ड आ रहा है, अभी रिपोर्ट अगले हफ्ते आ रही है, उसी अकॉर्डिंगली हम दे देंगे। और यही हुआ, वेज बोर्ड आया और पर्चा में लिख रहा है, तो आनंद बाजार में हो गया। और वहाँ से छोड़ आया था, वहाँ से छोड़ आया था। छोड़ने की भी बहुत अद्भुत कहानी। कहाँ से छोड़ा थे? CRP से। हाँ। छोड़ना कैसे हुआ, जब अप्लाई किया छोड़ने का, 4 साल हो गए थे नौकरी के, तो रिबेरो जैसा अफसर मिला मुझे जो छोड़ेगा, JF रिबेरो जूलियो। अब उसके सब उन दिनों DIG लेवल का ही था, यंग था अभी, उसके यहाँ फाइल लेके जाए, वो इंस्पेक्टर लेके जाए, और वो तो डंडा लेके भगा दे, भाग नौकरी छोड़ने आया, भगा देते थे। फिर अपीयरिंग मांगता था, फिर भगा देता था। 4-5 बार मांगा तो बोला कि तुम मंडे को इसको ले आओ, इससे मैं बात करूंगा। रिबेरो बोला, मेरे बोल तुम मेरे को समझाओ, हिंदी भी कम बोलता था, समझाओ कि छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे। तो मैं कहा कि मैं ऐसा ऐसा अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि उसमें कैरियर में अच्छा बना लूँगा। और वो अगर वो रखने से मना कर दिया तब बाद में, तो बोला तब तक मैं इतना रिच हो जाऊँगा काम में, आगे फोटोग्राफी में कोई मात खाने लायक नहीं है, रोजी रोटी ठीक चलेगी। तो फिर सोचा ठीक है हम छोड़ते हैं तुमको। फिर उसने मंजूर कर दिया, एल्ट बेल्ट सब जमा हो गए, और मैं पूरी तरह से रघु के पास आ गया। रघु जब चले गए इंडिया टुडे से, अपॉइंटमेंट हो गया जूनियर फोटोग्राफर के रूप में आनंद बाजार में। और PTI बिल्डिंग में एक न्यू दिल्ली मैगजीन बनती थी। आपका तो आनंद बाजार में हो गया, वो उन्हीं की मैगजीन एक न्यू दिल्ली थी, एक बार 8 पेपर पर छपती थी। तो आनंद बाजार में आप हो गए? हाँ आनंद बाजार में। तो फिर आप कह रहे हैं कि इंडिया टुडे में भी चले गए आप? नहीं, इंडिया टुडे नहीं गया ना, अपॉइंटमेंट यहाँ हो गया। हाँ। इसलिए नहीं गया। हाँ। रघु राय इंडिया टुडे में गया, नहीं रह गया। हाँ। तो उसके बाद एक मैगजीन निकलती थी इंडिया टुडे, इनकी आनंद बाजार की, न्यू दिल्ली, उस जमाने में दिल्ली में ही बनती थी। तो वो आर्टिस्ट जो उसको पेज लेआउट करते थे, वहाँ मैं शाम को बैठता था जाके रोज, यार यहाँ अगर एक पिक्चर होती, बोले किस चीज़ की फोटो, तो अभी तो मेरा उतनी कैपेसिटी नहीं थी। बोला कि ट्रेन पर लोग भारे हो, छत पर चढ़े हो। मैं बोला कर दूंगा, तो होल्ड कर लूँ 3 कॉलम, बोला कर लो होल्ड। तो उनमें पेस्टिंग होती थी ना, 3 कॉलम छोड़ दिया। बोला पक्का लाना, लाऊंगा। सुबह 6 बजे ही जाके उधर व्हीकल डिपो जो है, वहाँ छोटा हाल्ट स्टेशन है, जो वो जो सरकारी नौकर जब उतरते हैं भरभरा के, सब छत से आते हैं हरियाणा से, तो उसकी शूट किया। लेकिन वहाँ 3 कॉलम लगी, और बाईलाइन के साथ अंग्रेजी में बाईलाइन, न्यू दिल्ली में। तब तक इधर रविवार में भी कुछ तस्वीरें छप गई SP सिंह के जमाने में। अब लगा कि यार ये क्रिया जो है छपने की तेज करनी पड़ेगी, अब और तेज करो। तो फिर वैसे ही सब्जेक्ट सोच सोच के शूट करता रहता था। कहीं जुगाड़ देखे कि मैं ऐसी चीज ले आऊं जो किसी और को पता ना हो, ये जुगाड़ करता रहा। अच्छा आया, बाद में टेलीग्राफ आया, बाद में आया टेलीग्राफ मेरी अपॉइंटमेंट के बाद। अब टेलीग्राफ आया तो मीटिंग हुई, कहा गया कि जगदीश बहुत जुझारू काम करना हम लोगों को, क्योंकि टेलीग्राफ नया अखबार आ रहा आनंद बाजार का, इज्जत रहनी चाहिए। उन्होंने पूरा देश दौड़ा दौड़ा के शूट कराया, पूरा देश दिखा दिया, कहीं छोड़ा नहीं उन्होंने। तो पूरा देश घूम घूम के विभिन्न स्टोरी पर काम करते रहे। फूलन पे काम किया, छुट्टी लेके ऑफिस से गया, फूलन को शूट किया बिहार में,
बीएड में असाइनमेंट में नहीं गया, चुपचाप किया गया। मेरा उदयन शर्मा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, फूलन करके आएंगे तब बताएंगे लोगों को, छुट्टी ले लो 10 दिन की, करके आ गए। फिर हंगामा हुआ, फिर अकबर ने कहा इसको तुरंत प्रमोट करो, तो सीनियर बन गया। फिर कुछ और करे आया, बहुत सारी चीजें किया उन दिनों, फिर चीफ बन गए। फिर बाद में ये आ गया एजेंसी, कलर, ये डिजिटलाइजेशन और तेजी से हुआ, तो लगा हमारी आवश्यकता खत्म है, एजेंसी आ गई है। मैं अभी सरकार को चिट्ठी लिखा कि अब लगता है कि हमारी जरूरत है, ज्यादा अब नहीं है यहाँ, तो मुझे कोई रास्ता दिया जाए। कितने साल करने के बाद? 23 साल 24 साल 24 साल आप आनंद बाजार पत्रिका में रहे। हाँ। और शुरू किया था आपने असिस्टेंट फोटोग्राफर के तौर, जूनियर। हाँ, जूनियर। और कहाँ तक पहुंचे? चीफ फोटोग्राफर। चीफ फोटोग्राफर। फिर आपके अंडर में कितने फोटोग्राफर थे? 10। और ये हेडक्वार्टर दिल्ली था, मतलब यहीं पर? हेडक्वार्टर तो उनका कलकत्ता था, लेकिन यहाँ का अलग सेटअप था। आप यहीं रहे? हाँ, यहीं रहा। हमारे साथ कई लोग थे। ऑफिस कहाँ था? पीटीआई बिल्डिंग, आईएनएस बिल्डिंग, दोनों जगह था। आधे लोग वहाँ, आधे लोग यहाँ बैठे। आप कहाँ बैठे? मैं आईएनएस में था। आईएनएस में लैब थी, वो डार्क रूम बना हुआ था। फिर भर्तियां भी किए बाद में, हम लोगों को बढ़ाए, असिस्टेंट चाहिए, ये चाहिए, ये सब हुआ। इसे पर लगा कि कुछ गड़बड़ है, अब काम होना बंद हो गया। भारत भूषण एडिटर। कब से लगने लगा काम होना बंद हो गया? ये लगाने लगा मुझे 2003 से लगने लगा कि 2 से ही, बल्कि 2 में लगने लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। धीरे धीरे एक दिन ये चलता भी कर देंगे, बोलेंगे जरूरत ही नहीं है, एजेंसियाँ आ रही है, क्या कहीं भेजते ही नहीं थे बाहर जल्दी, किसी को भी नहीं, तो क्या जरूरत है, आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि हम नहीं रहेंगे। अभी सरकार को लिखा, इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है और मैं इस्तीफा तो नहीं दे सकता, लंबा समय गुजारा हूँ। उन्होंने भी कहा नहीं, इस्तीफा नहीं। उन्होंने एक पैकेज भेजा कि हम आपको 26,000 रुपया महीना 60 साल की उम्र होने तक देंगे। तब मेरी उम्र थी आई थिंक 42 साल, ऐसा कुछ था। 60 साल तक देंगे, लेकिन कहीं आप जॉब नहीं करेंगे मीडिया में। तो मैं रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, काम ही तो करने जा रहा हूँ, नहीं तो यही ठीक था। फिर एक दूसरा पैकेज आया, आपके हिसाब से 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। हमारे लोग एक्सेप्टेड, अब आप फ्री है काम करने। ले लिया, निकल लिया वहां से, VRS जिसको बोलते हैं। अच्छा। और फिर अगले दिन चंदन को फोन किया, चंदन मित्रा को, कि आपसे मिलना है। बोला बेंगलोर हूँ, कल लाना। गया मिलने पाइनियर में। बताओ, थोड़ी सी क्लोजनेस थी हमारी उनसे। कई असाइनमेंट में, कोई इलेक्शन आंध्रा में मिलते थे, कभी महाराष्ट्र में चुनाव में कवर करने वहाँ साथ रहते थे। वो हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे, तो हम लोग साथ साथ घूमते भी थे। उठना बैठना खाना पीना भी साथ था। चंदन से अच्छा था हमारा। चंदन पाइनियर के मालिक हो गए थे, इन फ्लाइट मैगजीन उनके पास थी, दर्पण। तो मैं नौकरी के लिए तो नहीं गया, तो मैं कहा कि बता दूं कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। बोलो यार क्यों हुआ? बोला कि ऐसा था, काम ही नहीं है। तो क्या करोगे? तो मैं पूछने आया कि राय बात आपसे की जाए, क्या करना चाहिए। बोला कहाँ जाओगे, हमारे साथ रहो, फोटो एडिटर पाइनियर, और इन फ्लाइट मैगजीन को संभाल लो पूरा। हाँ जी, अब मैं देखता हूँ, मैं बिजी हूँ असल, इसलिए हो रहा। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिर पाइनियर में आ गया, खूब घुमा उन्होंने। 12 दिन हिमाचल घूमो, 12 दिन झारखंड घूमो, 12 दिन महाराष्ट्र घूमो। फीचर करते थे फ्लाइट के यात्रियों के लिए, तो लिखना कम और पिक्चर ज़्यादा। बहुत मज़ा आया। वहाँ से मेरे को एक ऑफर मिला, भास्कर फोटो एडिटर, तो वहाँ चला गया। वहाँ जाके लगा कि गलत जगह आ गया। फिर गलत जगह, 1 साल भी लग गया, बेकार जगह है। 1.25 साल होते होते छोड़ दिए ऐसे ही छोड़ दिए, नौकरी नहीं, आ गए। 2 दिन के बाद एक कॉल आई यूनिसेफ से कि आप जरा आइए इसमें जनपद होटल, जरा बातचीत करते हैं। तो मैं गया, बिहार का वो प्रोग्राम ऑफिसर था। तो बोला कि यूनिसेफ में वो कुछ है काम, वर्कशॉप करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे, करिए। स्टूडेंटों की, बच्चों की, मुजफ्फरपुर यहाँ वहाँ सब किया। तो वो एक एग्रीमेंट साइन हो गया, वहाँ किया। फिर एक्सटेंड हो गया वो 8 महीने बाद, फिर एक्सटेंड हो गया कि अब झारखंड करिए, वो भी हो गया। बिहार हुआ, फिर झारखंड हुआ, फिर थोड़ा मध्य प्रदेश भी हो गया। तो करते 2 साल निकल गए।
और बहुत आनंद आता था। जाओ रांची एयरपोर्ट उतरो, वहाँ से यूनिसेफ की गाड़ी आती थी, जमशेदपुर ले जाती थी, एक होटल में रुकते थे, सुबह जाके बच्चों के साथ सिखाते पढ़ाते थे और चले आते थे 4-5 दिन के बाद। तो 2 बार जाना होता था महीने में, 50,000 रुपये दे देते थे। बहुत है ऐसे, ठीक है। उसे खूब सोचने का मिला। वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नौकरी नहीं थी ना, ऐसे ट्रेनर बेसिस पे था। तो वो खत्म हो गया। तो अजय उपाध्याय मिले, बोले कि अब क्या हो रहा है फिर। मैंने कहा यूनिसेफ खत्म हुआ है, देखते हैं। तो बोले एक दिन ऑफिस आ जाओ अमर उजाला। तो मैं गया एक दिन, तो राजुल माहेश्वरी से मिलवा दिए। बोले कि जगदीश को हमारे साथ रहना चाहिए। बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं फोटो एडिटर अमर उजाला हो गया। किस सन में? 12 होगा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ 2 साल रहे। तो अजय उपाध्याय चले गए तो मैं भी चला गया। तो कुछ दिन नवोदय के लिए भी किया आपू के साथ। तब तक जबरदस्त ऑफर मिली मुझे जागरण से। मैं जागरण को इज्जत नहीं करता था फोटो के रूप में, बिल्कुल भी। और जागरण के उच्च पदस्थ लोगों ने कहा कि आप जरा बात कीजिए, आइए ऑफिस। तो मैंने क्या करना, बोला आपको हम जागरण में लेना चाहते हैं। तो मैंने साफ कहा कि मैं जागरण में जाना ही नहीं चाहता। बोला क्यों? मैं बोला कोई सहूर नहीं है फोटो यूज करने का, तो मैं कुछ करूंगा क्या? छटपटा के मर जाएगा आदमी। कोई जब सहूर नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? बोला कि आप आइए बात कीजिए। 15 दिन यही सब चलता रहा। फिर बोला सीरियसली आइए आप। तो मैं एक दिन चला गया, फटाफट सबसे मिलवा दिया, संजय गुप्ता से मिलवा दिया, कब ज्वाइन करेंगे? बोला क्या ज्वाइन करूंगा? असली सवाल ये। सबसे मजेदार वही हुआ, उन्होंने कहा कि ग्रुप फोटो एडिटर, नई दुनिया, जागरण, सखी पकी सारा सब उनको आइडिएशन दीजिए कि कैसे अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, विद फुल पावर। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करनी किसी को, संजय गुप्ता के अलावा। मैंने कहा ठीक है। तो वो आनंद के दिन रहे 5 साल। काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई जो अब आज आके फिर खत्म हो गई। लोग बोलते हैं कि नहीं कर पा रहे लोग। काफ़ी कुछ चेंज किया, काफ़ी एक कल्ट लाया, काफ़ी एक जो इनके यहाँ सैकड़ों फोटोग्राफर हैं, सबको एक सूत्र में बांध के व्हाट्सएप पे सबकी चेक करने काम। इसको नेशनल ले लो, नेशनल पेज पे ऑल एडिशन 3 कॉलम 4 कॉलम ऐसे ऑर्डर करते थे। सब लगना शुरू हो गया। लोग हाँ मजा आ रहा। वर्कशॉप की, हर यूनिट में जाके 5-5 दिन बैठता था। इनकी 40 यूनिटें हैं, सब जगह चलता रहा था। तब तक लॉकडाउन हो गया, अब मेरा घूमना फिरना बंद। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो गया, 5 साल हो गए। तो मैंने कहा कि बैठ तो सकते नहीं। जुलाई में डिस्कनेक्ट हुआ, जुलाई में यूट्यूब। मैंने कहा तुरंत काम शुरू, कमाओ चाहे ना कमाओ, एंगेज रहना जरूरी है। यही है। तो ग्रुप फोटो एडिटर के रूप में मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिया, उन्होंने पावर दी थी। मैं कहूँ कि नेशनल पेज अपर हाफ 4 कॉलम। तो मान लीजिए किसी ने 3 दे दिया तो कल अगले दिन एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ता था, क्योंकि मैं संजय गुप्ता को लिखता था यहाँ से लिंक करके कि एडिटर बना रहा संजय गुप्ता करके कि ये इसको 3 कॉलम 4 बोला गया तो 3 कैसे हुआ। तो वो रोने गाने लगते थे, यार ये बड़ा मुश्किल होती है। तो ऐसा फंसाया एडिटरों को, कहो कि 5 जाएगा पहले पन्ने पर। तो बोले यार ये तो विज्ञापन है, हम क्या करें। जैकेट, हम जैकेट के बाद जहां से शुरू होता है वही यही सब हुआ। तो ये अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस बहुत आया इस विभिन्न तरह के काम करके। जैसे बच्चों की वर्कशॉप यूनिसेफ, वो बहुत सिखाई है। वो कोई स्मार्ट बच्चे नहीं आते थे, जंगली बच्चे आते थे, जंगलों के झारखंड के, जो बिल्कुल ढाल भूमगढ़ और कहीं कहीं जगह में बैठे हुए जंगलों में वो बच्चे आते थे, चुप रहते थे। उनको बोलतू बनाते थे हम, माइक पकड़ा पकड़ा के बुलाते थे, और लिखना, बोलना, फोटो खींचना सब सिखाता था। कैसे अपनी बात कहोगे, तो कुछ तो लिख दोगे, लेकिन कई चीज नहीं लिख पाओगे तो फोटो खींच दो उसकी, उसको साथ लगाओ, ऐसे करो। ये ट्रेनिंग हुई, उसका बहुत काम किया हूँ, बहुत मजेदार काम रहा हो। उससे मेरे को बहुत गेन हुआ। जब जागरण में वर्कशॉप करनी पड़ी थी, सब एडिटर्स की वर्कशॉप करता था मैं, न्यूज एडिटर की करता था, रिपोर्टिंग की वर्कशॉप किया। तो मैंने पिक्चर क्या है
और पिक्चर का इम्पैक्ट क्या होगा ये उनको बताता था। और कैसे आप जानेंगे कि ये पिक्चर ठीक नहीं है, कैसे जानेंगे कि ये ठीक है, इसे कौन कौन से मानदंड है, कैसे नापेंगे कि ये लूं कि ना लूं। तो लेने से पहले ये चीज नाप लीजिए तब लीजिएगा, ऐसे मत लीजिए। तो वो करना शुरू कर दिए लोगों को समझ आ गई, तो उस पर काम किया, अच्छा काम हुआ। और उस बच्चों के जो वर्कशॉप किया था वो बच्चे मान के इनके फोटोग्राफरों को सिखाना शुरू किया जागरण के। पक्की नौकरी मिली है सिफारिश करके, इनकी उनकी पाए हुए हैं सब भाई भतीजावाद। अब आता कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कि हटाना किसी को नहीं है, सबको मजबूत करना है। इस तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं सब, कहीं भी पूछेंगे ना जागरण किसी केंद्र में रिस्पेक्टफुल बोलेंगे। अखबार तो बिल्कुल बेहुदा, कंटेंट जो है उसका जो सिलेक्शन है तो बेकार है। तो मैंने कहा कि एक अभी जर्नलिज्म में एक फील्ड बची है जहां जर्नलिज्म हो सकता है, वो है फोटो। शब्दों से तो खतरा दिक्कत है, मोदी साहब पूछ देंगे, आपको फोटो से कहां पूछेंगे वो, उसको ठीक से यूज कीजिए ना भैया। ये मैं कहता था कि फोटो जर्नलिज्म अभी बचा हुआ है, जिसके रास्ते से अपने जर्नलिज्म को बचाए रख सकते हैं आप, और एक सवाल भी नहीं खड़ा करेंगे। करिए ना आप, तो ये इस फार्मूले पर चले। लेकिन वो भी इसमें लॉकडाउन से खत्म हो गया जल्दी। अगर वो रहता तो अब तक तो हम उसको पहुंचा दिए होते। वो कुछ भी कंटेंट लिखे हैं, वो लिखे, चमचागिरी करें आप, लेकिन उसी तरह की, उसी को सपोर्ट में या उसको और वैल्यू एडिशन में एक मैं पिक्चर दूंगा आपको, उसको ले लिया कीजिए। वहां जर्नलिज्म होगा, वो पिक्चर जर्नलिज्म दिखाएगी। और आप लिखिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम शब्दों पर तो नहीं बोल रहे। ये हमने कोशिश की वहाँ, और ये हमने झारखंड वगैरह में किया। पिछले चुनाव में मैं गया और चुनाव कहा कि चुनाव मेरी तरह से कवर होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, और यहाँ बोल के गया। उन लोगों ने छूट दे दी, पूरा झारखंड घूमिए, अपने हिसाब से चुनाव कीजिए। तो वहाँ की जो छुपी चीजें उनको मैं बाहर लाता था, तो बहुत सारी चीजें लाया वहाँ। जैसे राजा हैं वहाँ बहुत सारे, 8-10 हैं राजा झारखंड में, जो ट्राइब्स के रहे हैं राजा हो। तो वो अब क्या कर रहे हैं, उनके राजपाट चल कैसा रहा, चुनाव में उनकी भूमिकाएं क्या है, इन पर हमने काम किया बहुत। कैंडिडेट कैसे जगह हाथ जोड़ते हैं उनके आगे, वो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते। मैं ट्राइबल नहीं है वो, लेकिन ट्राइबों के राजा वही रहे हैं सब, तो वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सारी एसटी की ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं, वो कहीं से नहीं लड़ पाते हैं। तो वो क्या करके रोल क्या कर रहे हैं, रोल ये कर रहे हैं कि एमएलए बनाने में, एमएलए का जो टिकट मिलता है उसको में मदद करते हैं और उसकी कैंपेनिंग करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये एमएलए हमारा कहना मानता रहे। तो इसको करके मैं स्टोरीज करना शुरू किया। कुछ आयुर्वेद में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आयुर्वेद पद्धति से जंगलों में कैसे लोग करते हैं, उस पर एक स्टोरी की। तो चुनाव को लेकर तो कई सारी चीजें सामने लाए हम, बहुत सारी स्टोरी किया। और उसको बोलते हैं कि वो तो यूनिक था, वो बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा कि मैं ये बोलता था कि रांची में गया तो मैंने कहा कि एक बढ़िया लिखने वाला हमको आदमी दीजिए, रिपोर्टर, स्टोरी आइडिया मेरी, वो लिखेगा अच्छा से उसको। तो ऐसा किया हम चुनाव का। तो अभी हमको कुछ छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपकी कहानी में, तो थोड़ा समझाइए। हो सकता है कि आप खुद ही लंबा सफर है, इसलिए आप उसमें जल्दी जंप करके चले गए। कि हम देख रहे हैं कि गोपीनाथ बाजार के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ वाला जो ज्वाइन हो गया, जो ट्रक जो पहिया बदल रहा था, उसके बाद तो कहानी थोड़ी बदली। लेकिन तब तक फोटोग्राफी, आप तो कह रहे हैं कि कुछ आपने प्रिंट वगैरह भी बनाने का सीखा भी था, लेकिन फोटोग्राफी एक वो बाद में आएगा कि फोटो जर्नलिज्म। लेकिन फोटो बनाना यानी एक कैमरा है, कैमरा में फ्रेम सेट किया जाएगा, उसमें कुछ अपर्चर, शटर स्पीड और कंपोजिशन ये सब देखा जाएगा। वो सब के लिए तो आप तैयार थे नहीं, मतलब आप जो भी कर रहे थे वो तो आप मोटा काम कर रहे थे, मतलब मजदूरी कर रहे थे कहिए, कि कैमरा स्टूडियोज में कुछ डस्टिंग कर दिया, कुछ खड़े हो गए, कुछ ललक है कि सीखेंगे, लेकिन किसी ने तो सिखाया नहीं कि भाई ये ले कैमरा
ये कैमरा है, ये ऐसे काम करता है, इसमें ऐसे लाइट होगी, इसमें फिल्म ऐसे लोड होगी। इसके बारे में बताइए कि ये जो आकर्षण था, जो कभी कैंट या कहीं किसी इलाके में आपको देखने को मिला कैमरा के, बाद में फिर आप बलिया भी गए और वो भी कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर कैमरा आपकी जिंदगी में बाकायदा एक हाथ में आया, वो बताइए उसके बारे में। फिर बाद में जाएंगे कि हम जब आप रघु राय के वहाँ पहुंचे तो एक थोड़ी दूसरी अलग कहानी हुई, खासतौर पर आनंद बाजार पत्रिका में जाने के बाद। लेकिन इस बीच का टाइम एक फोटोग्राफर आपके अंदर कैसे रूप ले रहा था, ये समझाइए। हाँ, एक्चुअली जो सीआरपीएफ में थे ना, तो वहां से एक कैमरा उन्होंने दिया था मुझे। क्या कैमरा था? जेनिथ का था। अच्छा। जेनिथ का। लेकिन उसको ऐसा समझ लीजिए कि ना के बराबरी यूज कर पाए, कभी यूज ढंग से हुआ नहीं हो। उसके दो कारण थे। जो बताने सिखाने वाले लोग थे वो ये मान के बैठते थे कि खींचने के बाद की क्रिया में इसका उपयोग है इस व्यक्ति का, तो ज्यादा उधर ही फोकस करते थे, उसके तरफ कम करते थे। ये सारा कुछ तेजी से समझ में आना शुरू हुआ रघु राय के पास। लेंसों को समझना शुरू किए और कंपोजिशन को समझना शुरू किया और कैमरा बॉडी को समझना शुरू किया, एक्सपोजर को भी समझना शुरू किया। डायरेक्टली अपने पास नहीं, उन्हीं के पास। जैसे वो शूट कहते थे कि मुन्ना वो 24 mm दे दो मुझे, तो बैग से निकाल के 24 दिया, तो मैं ध्यान करता था कि 24 mm के बाद का जो नेगेटिव उसको मैं ध्यान से देखूंगा। 8200 देना, तो वो दिया, तो निश्चित रूप से कुछ बोल्ड करेंगे, तो फिर मैं उसको केयर करता था कि ये क्या है, उसको नेगेटिव पे देखूंगा, मैं ही प्रोसेस करूंगा, तो मैं ही प्रोसेस करता, पहला मैं ही देखता था, फिर वो देखते थे। मैं तो गीला ही देखने लगता था कि मैंने उसको सुखाने तक का पेशेंस मेरे पास नहीं था। रघु राय शूट किए हैं, तो जब मैं प्रोसेस किया, जब वो केमिकल से पानी से बिल्कुल बाहर निकला, तो पहले फ्रेम सारे मैं देखता था, इसलिए कि मैं एफोर्ड नहीं कर पाता था कि मैं, मेरे साथ पेशेंस नहीं था कि मैं सूखेगी तो आराम से देखूंगा। लगता था कि जल तुरंत देखूं कि मामला है क्या, कैसा क्यों हो रहा था? लगाव पे इमेज के प्रति हो गया था। क्यों? अब आप इसको मैं क्यों बताऊं कि मैं फोटोग्राफी एक ऐसे विद्वान फोटोग्राफर की पिक्चर को मैं हैंडल कर रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि माने विद्वान तो वो आपको बाद में न, पहले भी थे विद्वान। माने जब आप पहुंचे तो आपको उनकी विद्वता का पता था। हाँ, बहुत बड़े आदमी। हाँ, पिक्चर लेकिन कभी ये अरमान नहीं था कि उस वक्त तो और भी लोग थे, मतलब रघु राय के भी, मतलब स्ट्रेचर के बड़े बड़े फोटो। देखिए, एक एस पॉल साहब थे और कुछ और थे, चंदू अंदू थे, वो आमतौर पर लोग बंबई में थे। मेरा सीधा इन्हीं से मतलब था, और बाकी जो लोगों का बाद में मैं देखने लगा नेगेटिव, उसी दौरान भी देखता था, तो साफ अंतर को देखने से पता चलता था कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जो मेरी कैपेसिटी जहां जहां जाने की थी वो मैं देखता था। वो डार्क रूम के मास्टर थे रघु राय खुद, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने में जितना वो जोर लगाते थे, जो टेक्निक अपनाते थे, और जो मुझे समझने को सीखने को मिला, और मैं 100% लगा दे रहे उसको समझने में, तो अंत में उन्हें कहना पड़ा हंसी हंसी में, मैं तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि दे दिया हूं कि अब मैं इससे बेहतर नहीं कर पाऊंगा, तुमसे बेहतर डाकूंगा। ये पक्की बात, जो कर दोगे वो पक्का अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये तो बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात एक तरह से। हाँ, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि रघु राय ने आपको हाँ, ये कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट मान लिया। हाँ। लेकिन हमको ये बताइए कि जब तक आप वहां नौकरी सीआरपीएफ वाली कर रहे थे, फोटो की दुनिया, मतलब आपके अंदर एक फोटो के साथ लगाव कैसे विकसित हुआ, ये बताइए। हाँ, वो जरूर, उसकी चर्चा जरूरी थी, जो मैं स्किप कर गया। एक्चुअली होता क्या कि वो जनसंपर्क विभाग था, पीआरओ थे सेठी साहब। पब्लिक से और प्रेस से कभी कभी वास्ता पड़ता था, आमतौर पे ऑफिस में वो जो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली एक मैगजीन निकलती थी, सीआरपीएफ समाचार, उसी में वो ज्यादा मशगूल रहते थे।
फोटो के प्रति प्रेम पूछ रहे थे ना। हाँ कि फोटो आपके अंदर फोटो को लेकर लगाओ कैसे हुआ कि चूंकि जो पीआरओ थे तो उनके पास विभिन्न पब्लिकेशन की मैगजीन अखबार आते थे, तो जब मैं मैगजीन पलटता था और तस्वीरों को देखता था तो लगा काम तो यहाँ हो रहा है, हम कहाँ फंसे हुए। और यही तो रीजन था कि उन्हीं मैगजीनों को अखबारों को देख के मैं भागना चाह गया, यहाँ से भाग लो। क्या था उसका कारण ये था कि पिक्चर जिसको फोटो कहते हैं वो होती थी। वहां क्या होता था, जो हम स्टूडियो में खींचते तो बैठिए इधर देखिए, वही सब छपता था। वो डीजी साहब की एक फोटो लो, एक आईजी साहब की लाओ, और जो वहां कहीं आर्म्स पकड़े गए तो डिस्प्ले करके 39 बटालियन बना के गोलियों से और पोज की तरह खींच के। लेकिन जब इन अखबारों में और मैगजीनों में देखा तो लाइव पिक्चर लगती थी, अपने आप सब कुछ हो रहा है, ये सब चीजें रिदम बना रही है, उसके डिजाइन, उसका लेआउट, शीर्षक, पिक्चर, ये जो पूरा सेटअप था ये आकर्षित करता है कि काम तो यहाँ करना चाहिए। उसी दौरान न्यू दिल्ली मैगजीन भी देखा जो बहुत अच्छे कागज पे छपती थी, बाद में आनंद बाजार ने बंद कर दिया उसे, और उसके एडिटर थे खुशवंत सिंह न्यू दिल्ली के, वही शुरू किए थे। तो वो मैगजीन देखो पलटू पेज तो क्या काम है ना, हम तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि फोटो के प्रति आकर्षण तो हो गया। लेकिन कैमरा से हैंडलिंग, कैमरे की टेक्निक और बारीकियां, इसको सीखने में बहुत वर्ष चले गए, बहुत लंबा टाइम चला गया। पहली बार कैमरा जब आपके हाथ में वो जेनिथ आया जो कह रहे हैं, हाँ, तो वो ऐसा आया कि ये कैमरा है मेरे पास भी, उसका बहुत उपयोग नहीं था। उपयोग अगर देखें कि जहां से उपयोग शुरू हुआ होगा कि फिर वो कौन सा कैमरा था जिसमें वो मैं बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आ गया तो रघुराय चले गए, तो उस जगह में आनंद बाजार, तो आनंद बाजार में संदीप शंकर आए। तो संदीप शंकर के पास जो कैमरे थे उनका मैं उपयोग कभी कभी पोर्ट्रेट खींच के करता। संदीप शंकर दिल्ली में ही थे? हाँ, दिल्ली में अभी हैं जिंदा? हाँ, वो तो मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, लगातार जुड़े। अच्छा। तो वो हमारे बॉस हो गए। उनसे उनके पास एक निकोरमेट कैमरा था पुराना, तो बोले कि तुम्हें चाहिए, पूछा हो तो मेरे पास तो कोई कैमरा ही नहीं था, सीआरपी वाला तो जमा हो गया, यहाँ आया तो कुछ नहीं था। तो वो कैमरा मैं खरीदा 1100 रुपये में उन्हीं से। हाँ, और उसका जो लेंस का अगला हिस्सा है कॉर्नर में डैमेज भी था, लेंस हल्का सा डैमेज भी था, लेकिन पिक्चर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता। इस तरफ का डैमेज होता है तो आता है, आगे वाले से डिफ्यूजन होता है थोड़ा सा लाइट का, और कुछ होता नहीं, तो पिक्चर खींचता था तो असर नहीं आता था। एक्चुअली वो लिया और मैंने कहा कि अब पैसे की कमजोरी इतनी ज्यादा कि मैं खरीद भी नहीं सकता था, तो मैं तो जुगाड़ से ही चाहता था, लेकिन इससे हट भी नहीं सकता था। ये डिटर्मिनेशन है, वो जो लगाओ तो गजब का हो गया। तो उनसे कैमरा लिया, मैंने कहा कि 2-3 महीने में आपको पैसा जुटा के दे दूंगा। ठीक है। एक दिन सुबो भट्टाचार्य, एक रिपोर्टर हो, सुब्रतो भट्टाचार्य, बाद में महिंद्रा वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो वो बोले, वो रिपोर्टर थे संडे के दिल्ली में, एकमात्र करस्पॉन्डेंट हुआ करते थे सुब्रतो भट्टाचार्य। तो वो बोले कि कल इंदिरा गांधी के यहाँ चलना है 1 सफदरजंग रोड, और सुबह 8:30 बजे तक आ जाना वहाँ। तो कैमरा है ना, है वही निकोरमेट में, फिल्मों के टुकड़े जेब में, या बैग जो भी हो, खाकी रंग का एक बैग था छोटा सा, चांदनी चौक से खरीदा, होता है ना वो बंदूक की गोलियां रखने वाला बैग, उसी तरह का। वो लाल किले के सामने चांदनी चौक टर्न करते हैं, बाएं में छोटी छोटी दुकानें हैं, वहीं से खरीदा। तो उसमें रख के पहुंचा, फिल्म नहीं थी, टुकड़े थे मेरे पास। फिर क्यों टुकड़े थे कि जो संदीप शंकर खींचते थे, मान लीजिए 26 खींच दिया, मुझे यार प्रोसेस कर लो, 26 से काट लूं, बोला हाँ काट लो, लाइट गई, इसको खाली बंद कर दो, काट लो। तो जो काटता था मैं, तो 24 से 36 के बीच में 3-4 फ्रेम खराब हो जाते थे, लाइट लग जाती थी, और बाकी रख लेता था, टुकड़े जमा करके रखता था मैं। ये चलो वो 25 से काट लो, 23 से काट लो, 21 से काट लो, तो टुकड़े रखता था, उसी से फोटो खींचता था। फिल्म खरीदना बूते का नहीं था, और आनंद बाजार फिल्म नहीं देता था, क्योंकि मेरा वो डिजिग्नेशन नहीं था कि मुझे फिल्म सब पकड़ाएगा। बोला इंदिरा गांधी के यहाँ जाना है, तो मैं
4-5 टुकड़े ले लिया जेब में, चल दिया। 8:30 रिसेप्शन पे गए, उनको तो अलाउ कर दिया, ठीक है। मेरे को बोला कैमरा के साथ PIB कार्ड नहीं है, नहीं अलाउ होगा। ये 82 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 82 के आसपास, 82-83 से ज़्यादा नहीं था। तो मैं वो बोला कि जरा वो जरूरी था, असाइनमेंट जरूरी थी। वो जो असाइनमेंट ये थी कि नर बहादुर भंडारी सिक्किम की पूरी कैबिनेट के साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। कोई दूसरी पार्टी की सरकार थी वहाँ, पूरा सरकार ही शामिल हो रही थी कांग्रेस में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो उनकी आवास पे वो कार्यक्रम था। मना कर दिया गया, नहीं होगा पास, जाइए। मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, मेन रोड पे कैमरा लिए, इतनी सिक्योरिटी तो होती नहीं थी। तब तक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया बुलाने के लिए कि आइए आइए। मैंने क्या गलती हो गई मेरे से? नहीं बुला रहे हैं आपको रिसेप्शन में। मैं आया, क्या है जी? हम फटाफट चेक करवाइए, पास बना रहे। बोले क्या हो गया? तो मैं खैर बना दिया, मैं अंदर चला गया। अंदर जाके पता चला कि फोटो डिवीजन का जो एक फोटो अफसर आता है फोटो खींचने, उसको सूचना नहीं मिली है, जो भी कारण हो नहीं पहुंचा। तो कोई फोटोग्राफर ही नहीं था कोई। अच्छा, पहुंचा लॉन में इंदिरा गांधी के यहाँ, तो पब्लिक कुछ मिलने जुलने के लिए बैठी रहती है, कुछ महिलाएं भी बैठी थी, किसी का बच्चा रो रहा, इंदिरा गांधी सबके बीच में घूम घूम के मिल रही थी। अरे बच्चे को उठाओ, पानी पिलाओ, इसको बिस्कुट खिलाओ, कर रही थी। मैं खैर बड़ी अच्छी प्रधानमंत्री, पहली बार देखा प्रधानमंत्री को जिंदा। नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री को मैं देखा था पहले, मुरारजी को देखा था, वो मुझे याद था। तो मैं अच्छा इसकी फोटो खींचनी है। तो बगल में एक छोटा सा 4 पाइप लगा के कनात लगी थी, कुछ कुर्सियां रखी, उनकी कैबिनेट आने वाली थी, और लाल पीली कनात लगी। बोले यहाँ बैठेंगे लोग। सुबह भट्टाचार्य भी मंडरा रहे। अब मैं जान के फोटो नहीं खींच रहा था इंदिरा गांधी की इस तरह के ह्यूमन एंगल से, क्योंकि मैं जब टुकड़े हैं मेरे पास, डर लग रहा था कि कहीं ये भी खत्म हो गया तो मैन खत्म हो जाएगा। खैर इंदिरा गांधी आई, सब बैठे, नर बहादुर भंडारी। अब मैं पिक्चर खींचने शुरू किया। इंदिरा गांधी के कोई और फोटोग्राफर नहीं है। 2-3 क्लिक कर रहा हूं तो फिल्म खत्म, फिर निकाल के रिवाइंड कर रहा हूं, निकाल के जेब में डाला, दूसरी लगाया, तो फिर जल्दी करो। इंदिरा जी बोले 1 मिनट जी, और असल में मेरे पास पीस है तो बड़ी लाना चाहिए करके वो बोल रही है, और मैं टुकड़े लगा रहा हूँ, 3-4 खींच रहा हूँ, फिर खत्म। क्या ना, ऐसे कर करके मैं सिर्फ 12 फ्रेम क्लिक कर पाया। उसके बाद समाप्त कुछ नहीं था मेरे पास। 12 फ्रेम तक गया। काम हो गया लेकिन। हाँ, मेरा काम हो गया, जो होना था, जो समझ आया, वो सब कर वर लिया। उसी वक्त जो ही इंदिरा गांधी अंदर गई, तो एक सरदार जी थे, सिक्किम हाउस में बैठते थे, PRO, उनके जनसंपर्क देखते होंगे। वो मेरे पास आए, बोले कि अपना पता होता दीजिए, और दूसरा ये मेरा कार्ड लीजिए, अब जितनी भी फोटो बने उसको बना के सिक्किम हाउस आइए, मैं पैसे दूंगा। मैं कहा ठीक है जी। तो उसको 8x10 के अच्छे प्रिंट बना, प्रिंट में तो जान लगा दिया, तो उसको मालूम भी था थोड़ी शॉर्ट कमजोर भी हो तो प्रिंट ऐसा कर दूंगा कि मजा आ जाए। तो खूब मन लगा के प्रिंट बनाया, बॉर्डर छोड़ के प्रिंट बना के सुखा के लिफाफे में भर के 11 प्रिंट ले गया। एक आउट हो गया था या हिल गया, जो भी हो गया, 11 लेके गया सिक्किम हाउस, और वहां बस पकड़ के गया, कहीं से उतर के पैदल जैसे तैसे। तो सरदार जी आइए यादव जी आइए, लाए फोटो, हाँ देखा 11। उसने बोला 11 के ये रखिए पहले 1100, और 100 रुपये रखिए आपके मेहनत के जो आए हैं गए, 1200 रुपये दे दिया। 1100 का ही कैमरा में खरीदा था, उसको 1100 ही देना था। बोला था 2-3 महीने में दे दूंगा, अब मिल गए उस दिन 1200। तो मैं सोचता हुआ आया कि तो बहुत आमदनी है तगड़ी। तो उन दिनों सैलरी भी बहुत कम थी। कितनी थी? 900 होगी, 950, ऐसा ही मुझे याद आ रहा। 1000 से ऊपर नहीं था। तो 1200 मिले। मैं सोचा आज संदीप शंकर को दे दूं पैसे, 100 रुपये, 1100, बड़ा लकी कैमरा है। 3 ही दिन पहले लिया हूँ, आज ही आ गए पैसे, जबकि मुझसे 3-4 महीने, 2-3 महीने में टाइम मांगा था। तो आए बाद में संदीप शंकर, मैंने कहा ये आपके कैमरे के 1100 देना था ना। तो आ गए, बोले हाँ कुछ आ गए थे कहीं से। तो बताया नहीं कि मैं फोटो बेच के आया हूँ, बॉस थे वो, चुपचाप रहना। उनको 1100 दिया तो 100 रुपये उन्होंने मुझे वापस कर दिए। बोले चल यार तू जल्दी दे, तू 1000 ही दे। तो 200 मेरे पास हो गए। इसके बाद गया मैं कनॉट प्लेस, जनपद पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं,
केजी मार्ग और जनपथ के बीच में वो गली है जिसमें खाने पीने की भी रेस्टोरेंट है, देखे होंगे आप। फिर से कहिए। कस्तूरबा गांधी मार्ग हाँ। और जनपथ हाँ। के बीच में से हाँ, एक रास्ता है, हाँ, जिसमें खाने पीने के एक रेस्टोरेंट भी है। उसके यहाँ गया तो बिरयानी खाया जम के। 40 रुपए की आती थी। हमारे आज तो अमीरी है, 200 रुपए है। 100 उसने अलग दे दिए, 100 इसने दे दिए। बहुत खुश आया। देखिए, इस सब चीजों को डेवलप होता है, एक्चुअली कोई सिखा नहीं सकता फोटोग्राफी। जो आप कैमरे की हैंडलिंग बोल रहे हैं ना, जो अपर्चर स्पीड जो है, ये बड़ा बहुत सिंपल है, लेकिन वो बिल्कुल अलग सी चीज है, कोई सिखा नहीं सकता उसको कितना अपर्चर लगाऊं। हर तरह की पिक्चर के लिए अलग अपर्चर चाहिए, अलग अपर्चर चाहिए। अगर ठीक से शूट कर रहे हैं तो, ठीक से नहीं शूट कर रहे हैं तो देखने की जरूरत नहीं अपर्चर, फिर तो खींचते चली जाइए। नहीं तो हर बार अपर्चर की शटर स्पीड चेंज करने की जरूरत है। अब मुझे देखना है कि आपकी मैं पिक्चर खींच रहा हूं तो पीछे जो बक्सा है उसको ब्लर करूं कि ना करूं, ये समझना होगा मुझे। उसी अनुसार अपर्चर दूंगा तो शटर स्पीड भी चेंज हो जाएगी। और अगर ऐसे कहूँ कि इनकी फोटो ठीक आ जाए तो क्लिक कर दूंगा तो ठीक आ जाएगी। तो ये अपने आप आती है, बहुत देर से समझ में आता है, एकदम से नहीं आता। जब उसको समझते तब समझ में आता है। इसको समझने के बाद फिर भी एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। बहुत देर के दिनों में भी मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ अपर्चर को लेकर। ये तो हो गई एक बात जो थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ समझ में आई, खासतौर पर ये संदीप शंकर के कैमरे के केस को समझते हुए कि वो तो अपना कैमरा आपके पास हो गया। और आपका कहना ही है कि अपर्चर हो, शटर स्पीड हो, जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो कोई एक दिन को समझने की समझने नहीं, वो समझी जाती रहे। एक्सपोजर समझ जाएंगे आप। मैंने इतने एक्सपोजर के साथ इतना शटर लगा दूं तो पिक्चर का एक्सपोजिंग के रूप में ठीक आएगी। लेकिन जब क्रिएटिविटी पाएंगे आप कि भाई आपके चेहरे के पीछे वाला उस लाइट को या उस कर्टेन को आउट करूं कि शार्प करूं, ये तो आपकी भीतर इनर से आएगा ना कि अंदर से क्या आ रहा, आप कैसे शो करना चाह रहे हैं इस शॉट को, ब्लर करके शो करना चाहिए या शार्प करके करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड को। ये अपनी समझ की बात है। और वही समझ फोटोग्राफर के ताकत को बताती है कि ताकत कितनी है इसमें। यही बताता है ताकत उसकी फ्रेम्स, उसकी बैकग्राउंड, फोरग्राउंड क्या दिखता है, इसी से पता चलता है कि फोटोग्राफर कहाँ जी रहा। यही पता चलता, ये धीरे धीरे ही आता है, एकदम नहीं आएगा, टाइम लगता है इसमें। तो ये तो बात हो गई कि आप फोटोग्राफर की कौशल को धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर पनपाया और उसको पकाया, कुशल फोटोग्राफर होने की तरफ। लेकिन आप ऐसे देखें तो पढ़ाई भी पूरी नहीं करके आए। नहीं। मतलब आपने ग्रेजुएशन आधा ही छोड़ दिया और फिर तो आपकी जद्दोजहद ये थी कि जिंदा कैसे रहें। उस जिंदा रहने के क्रम में, उसमें एक जिंदा रहने के साथ साथ एक और जद्दोजहद ये थी कि पिताजी को के अरमानों को ठेस ना लगे, अब कहीं वो डिमोरलाइज ना हो जाए कि मैं कह रहा था कि पढ़ ले, नहीं पढ़ा। और सबसे खुशी की बात है कि बहुत प्रसन्न होकर के अंतिम दिनों में रहे हो, क्योंकि यहीं रहते थे ब्रदर के यहाँ, कभी मेरे यहाँ, कभी एयर से जा रहे हैं, कभी एसी ट्रेन में आ रहे हैं, गदगद थे कि ठीक कर रहे हैं लड़के। और इसने और दोनों को भी ठीक कर दिया। ये भी वो खुश होते थे। तो ये है। तो मतलब ये कौशल तो आपके अंदर आ गया, लेकिन फिर आखिरकार अगर आप मान लीजिए कि सीआरपीएफ में ही बने रहते पूरे जीवन भर रिटायरमेंट तक, तो वहाँ एक चीज तो नहीं मिलती जो थी क्रिएटिव। एक आपको जो लगता था कि अरे ये वाले मैगजीनों में जो फोटो छपते हैं ये तो थोड़े जिंदा लगते हैं, ये क्या ऐसे बैठा दिया फोटो खींच दिया, उसमें कोई जीवन नहीं है। तो आपको थोड़ी सी ऐसा लगा है कि आपको कुछ क्रिएटिव चीज अपील कर रही थी। हालांकि आप उसको लेके उतने अवेयर नहीं थे शुरू से कि आपको फोटोग्राफर के तौर पर एक क्रिएटिव फोटोग्राफी में उतरना है। लेकिन फिर आप आखिरकार फोटो जर्नलिज्म की जैसी दुनिया में आ गए, जिसके साथ एक जर्नलिज्म वर्ड जुड़ा हुआ है। और जर्नलिज्म में आपने कोई उस तरह अनुभव भी नहीं, ना तो आपने मतलब लिखने
मतलब राइटिंग में ना रहे आप, ना कभी आपने पत्रकारिता का कोई सपना देखा, और आखिरकार आप एक ऐसी जगह पर आ गए, मतलब देश के बड़े बड़े अखबार और मीडिया घरानों के पूरे इकोसिस्टम के बीच में आ गए। उसने आपको कैसे सिखाया, क्या सिखाया? हाँ, देखिए, जब मैं टेलीग्राफ में था तो जब पिक्चर शूट करते थे तो अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो हमने बहुत मेहनत करके जोर लगा के अंग्रेजी सीखना शुरू किया। कैसे? हमारे ब्यूरो चीफ के जो पीए होते थे सूद साहब, तो रोज बिना मतलब की चीजें लिख के अंग्रेजी में और रोज उनसे पढ़वाता था। अच्छा। और उसको थोड़ा काट छाट करते थे। अच्छा। रोज का काम था, रूटीन। और अंग्रेजी के अखबार देखने शुरू किए, और रूटीन में खूब जोर से देखना शुरू, नहीं समझ में आया तब भी देखना, बाद में हिंदी का अखबार पढ़ना है ताकि इस खबर के बारे में जानकारी हो जाए तो जल्दी समझ में आएगा। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ढंग से शुरू किया मैंने। अब मैंने टाइपराइटर पे भी हाथ से दोनों लिखना शुरू किया। अच्छा। और बाद में ऐसा हो गया कि जो मेरा थिंकिंग का सिंक्रोनाइजेशन है लिखने से, अब हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी ठीक से लिख लेता हूँ अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज लिखना पड़ा जागरण में, बहुत सारी चीजें तो उससे सीखा। लेकिन अंग्रेजी टेलीग्राफ में मैं ठीक कर दिया था अपनी, और जो मैं कैप्शन भेजता था बहुत कम एडिट करना होता था। हाँ, सिंगुलर प्लूरल हो जाए, कोई गलती से हो जाए, कुछ कॉमा टॉमा हो गया तो हो गया, अदरवाइज में पूरा ठीक से कैप्शन करने लग गया था, पूरा समझा के। मैंने शब्दों के एक्सप्रेशन भी समझ गया था कि इस शब्द का एक्सप्रेशन ये आएगा, और इसी बात को अगर इस शब्द से कहें तो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, ये सब भी समझना शुरू किया। क्योंकि जब शंकरसन ठाकुर, माननी चटर्जी वगैरह अंग्रेजी लिखते थे, तौलीन सी जब लिखती थी, तो उनकी खबरों को मैं पढ़ना शुरू किया सीरियसली कि इस बात को कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। जैसे उसने बहुत साल पहले बोन होमी कहा किसी ने, किसी के हेडिंग में देखा, तो मैं फिर समझना भाई इस शब्द को तो पूरा पी जाना है, ये क्या मतलब है, तो फिर जिसने लिखा उसी से बैठ के समझा। तो इस तरह से करता था, एक एक शब्द को रोज मैं वॉच करता था, एक शब्द निकल रहा है, इसका मतलब क्या, कहाँ यूज, इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा। हाँ, तो इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। तो ऐसा होगा कि एक स्टोरी राइटर के ऊपर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फोटोग्राफर का जो कैप्शन का मामला है, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, दोनों को मैं ठीक कर दिया था। हाँ, ये भी है। और फिर थोड़ी सी कैप्शन में भी रीति नीति अखबार की होती है, उसका भी समझ आएगी, उसकी जो रीति नीति है उस अखबार की, उसको कैसा पसंद आएगा कैप्शन, ये भी है, ये भी तरह समझ में आया। टेलीग्राफ की बिल्कुल डिफरेंट थी, वहीं जब पाइनियर देखा था बिल्कुल अलग थी, और जब जागरण और भास्कर देखा और अमर उजाला देखा तो बिल्कुल अलग थी। एक उनकी जो नीति है वो उसमें झलकती है कैप्शन में, उनकी एक अलग भाषा हर अखबारों की है, एक अलग तरीके से लिखते हैं कैप्शन को, सब लोग अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो भी समझ आई। तो उसको काफी मेहनत, अंग्रेजी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता था अंग्रेजी जब आया था, मैं कुछ नहीं, नॉलेज का लिखा हो तो नहीं पढ़ सकते, KN क्यों है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझे। तो इस तरह से एक फोटो जर्नलिस्ट, और फिर बाद में तो खैर फोटो एडिटर, और कि आप लीड करने लगे अपने क्षेत्र में, तो आप एक नेतृत्वकारी एक भूमिका में आ गए, आपके नीचे 10 से ज्यादा, कई बार 20-30 फोटोग्राफर। जागरण में मेरे पास थे 527। हाँ, तो वो तो समझिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, और जिसको आपने कहा कि ये यूनिसेफ वाले काम ने आपको अलग से। हाँ, उसने बहुत कमजोर सोच समझ का आदमी हो, पढ़ाई लिखाई का कमजोर है, अप्रोच का कमजोर है, वो उसको मैं कैसे समझा दूंगा, इसका स्किल लिखा है मुझे। हाँ, किस तरह समझाऊं। जैसे अभी जो पिछला कल परसों वीडियो एक दिया हूं मैं, हाँ दिया तो हूं, JPG और टिफ क्या मतलब है, तो उसको अगर मैं फोटोग्राफी की भाषा में बताऊंगा तो जागरण जैसे अखबारों में बरेली में और बांदा में और इलाहाबाद में काम करने वाला फोटोग्राफर उड़ जाएगा, बोले छोड़ यार कौन लगे इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं लगो, देखो सुनो कैसे बताता हूँ, JPG और टिप में क्या अंतर है। कोई तुम गए हो ऑफिस से, घर से निकले,
चले गए दुकान में, आज तुम्हें चादर लेनी थी डबल बेड का, 2 मांग दिया था घर के। तो जब वो डबल बेड का खोल के दिखाया, पूरा देखा आपने, प्रिंट ठीक है, कपड़ा ठीक है, बोला कि चल भाई से दे दे। तो वो फोल्ड करके एक बैग में डाल दिया। ये है जेपीजी, जो हम कैमरे से खींचते हैं वो जेपीजी होता है। माल उस पर खुला नहीं है, माल पैक है, तो उससे अपने कार्ड पर कम जगह रोक रहा है। लेकिन जब उसका उपयोग करना चलेंगे हम अखबार में, पत्रिका में, किताब में, तो उस फोल्ड में उपयोग नहीं होगा। जैसे फोल्ड में ही मैं कहूँ कि बिछा के सो जाओ, तो शरीर के इतने हिस्से में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन खोल देंगे तो कई लोग उस पर बैठ जाएंगे। तो ये हो गया टिप। तो यूज करते हुए उसको टिप कर लेते हैं, और कंफ्यूजन ना कहीं करना है, ऐसे समझा देता हूँ। तो शटर स्पीड को जैसे मैं समझाता हूँ, कैमरे की शटर स्पीड क्या है, अपर्चर क्या है, तो उसकी लैंग्वेज में जाने पर दिक्कत हो जाती है। तो फोटो खींचना मैंने क्या, तो फोटो खींचना मतलब होता है रोशनी से लिखना, लाइट से लिख रहे हो, तो लाइट जितनी अच्छी अच्छा लिखावट होगी, और जितनी कमजोर खराब होगी खराब लिखावट होगी। तो पहले ध्यान देना है कि लाइट अप्रोच ठीक होना चाहिए, तभी तो लिखेंगे तो अच्छा आएगा। तो लाइट से लिखने के लिए क्या होता है कि लाइट चाहे कम हो या ज्यादा हो विषय पे, कैमरे को उससे लेना देना नहीं है। वो एक बराबर लाइट खाएगा, एक बराबर ही लेगा। कम है तो धीरे धीरे जाने देगा, और तेज है तो झटके से आके बंद कर देगा। और ये जो धीरे धीरे जाने की और झटके से आने की प्रक्रिया है, ये शटर स्पीड है। कि भाई लो लाइट है तो स्लो शटर, फास्ट लाइट है तो फास्ट शटर। उसको तो बराबर लाइट पिलानी है ना, उतना ही पिएगा वो, तो उसको पूरा पिलानी पड़ती है। कोशिश करो कि अच्छी लाइट में पिक्चर हो, लो लाइट में भी हो सकती है, लेकिन उसमें अब दिक्कत क्या आएगी, जब वो जा रहा होगा तब तक आपने इसे हिला दिया तो पिक्चर हिल जाएगी। अभी पिक्चर जा ही रही थी तब तक आपने दूसरी तरफ घुमा दिया तो बेकार हो गई। फास्ट लाइट में क्या हो, इतनी तेज जाएगी आखिर दौड़ते दौड़ते भी क्लिक करोगे तो कोई हिलेगा नहीं। ये शटर स्पीड है, ऐसे समझाता था। तो उससे क्या था, लेमैन समझ जाता, अरे असली मामला तो ये है, कुछ नहीं है, आसान है। अपर्चर समझाता, ये कमरा आप बनवाओ मैदान में ईंट का, सीमेंट प्लास्टर कर लो, कोई विंडो नहीं देना, दरवाजा भी ठीक से बंद करके बैठ जाओ, और फिर धीरे धीरे 4 सुराख करो इसमें, रोशनदान, तो रोशनी आनी शुरू होगी। उस सुराखों को 8 कर दो, फिर इतना बड़ा विंडो कर दो, या इस दीवार को हटा दो एक को, तब रोशनी आ जाएगी। ये है अपर्चर, छोटा अपर्चर और अपर्चर। रोशनी जाने का वे है, रास्ता है, यहीं से रोशनी कैमरे के अंदर घुसेगी, और जब वो घुस जाएगी स्क्रीन पे जाएगी तो शटर उसको वहां खड़ी रहेगी ना, वो सामने खड़ी रहेगी, जब शटर दबाएंगे तो घुस जाएगी। यही है। तो अपर्चर ये हो गया, मैंने रोशनदान छोटा है तो एक, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब छोटा अपर्चर होता है कैमरे में, अच्छी लाइट हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा आती है, और जब खोल देते हैं तो जिस पर फोकस करेंगे वो शार्प आएगा, बाकी ब्लर आएगा। तो ये दोनों रूप में यूज होता है। कई बार हम जानबूझ के शार्पनेस चाहते हैं कि दूर तक शार्पनेस रहे, कई बार हम चाहते हैं कि ना रहे, तो हम अपर्चर खोलते हैं, चाहे लाइट कितनी तेज हो, शटर स्पीड को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल अपर्चर खोल देंगे, तो तेज लाइट में भी आप ब्लर कर सकते हैं। तो ये सब इस तरह समझाता हूँ। ये सब तो खैर उस जमाने की जब फिल्म यूज होती थी। नहीं, ये डिजिटल में भी होगी। और आईएसओ, फिर उस केस में क्या होगा, आईएसओ को कैसे समझाएंगे? हाँ, आईएसओ को भी समझाते हैं। वो सेंसिटिविटी जो होती है ना फिल्म की या कार्ड की, ये जो हाँ इमेज जा रही है, उस सेंसिटिविटी को घटाना और बढ़ाना है। तो बोलते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल आदमी होता है वो नॉर्मल सबसे बेहतर होता है। सेंसिटिविटी जब बढ़ाते हैं, जो सेंसिटिव करते जाते हैं, तो कई बार ज्यादा सेंसिटिव आदमी कोई सीरियल देख के भी रोने लगता है सेंसिटिविटी की वजह से। तो ऐसी ही फिल्म करती, जब ज्यादा सेंसिटिव करते हैं तो उसके पिक्सल फटते हुए लपकते टपकते दिखाई देने लगते हैं। उसका रीजन यही है, और इसलिए नॉर्मल आईएसओ होना चाहिए। नॉर्मल आईएसओ हम बोलते हैं 200 को और 400 को और 100 को। 100 लो है, 100 में क्या तकलीफ आती है वो से समझाता हूं कि 100 में क्या करेगा, जितनी चमक की चीज है उसको, मैंने कहने का मतलब जो भी रंग है उसमें सबको तेज कर देगा वो जो स्लो फिल्म है, तो सबको तेज करेगा। तो क्या होगा, अगर मेरे चेहरा खींच रहे हैं आप
यहाँ कोई झुर्री है या जैसे लाइट क्रॉस कर रही है तो जो दाग आ रहा है लाइट का, इसको भी तेज करेगा वो। अच्छा, क्योंकि स्लो फिल्म है वो, सब चीज को तेज करना है, काला को तेज करेगा, सफेद को भी तेज करेगा, ग्रीन को भी तेज करेगा, सब कुछ तेज करेगा। तो कई बार अनसुटेबल हो जाता है चेहरे खींचने के लिए, आंखों के पास ये चीजों को डार्क कर देगा वो, क्योंकि उसका नेचर है। लेकिन जब हम आईएसओ को आगे बढ़ाते हैं तो सेंसिटिव की तरफ जब ले जाते हैं, तो जब सेंसिटिव की तरफ जाता है तो वो हर रंगों के बीच का जो गैप है उसको पाटना शुरू करता है धीरे धीरे। तो ये जो आपकी लाइट की जो शेड हल्का सा है, शेड में भी डिटेल आएगा। लेकिन जब 100 और 50 आईएसओ कर देंगे तो डिटेल खत्म हो जाएगी, डिटेल खत्म कर 150 में मैंने 100 और 100 से कम तो बहुत ही कम है, लेकिन 100 भी रखें। और लाइट बेहतरीन है, लेकिन जो लाइट एंड शेड की जो ऑब्जेक्ट हैं ज्यादा दिखते हैं तो दोनों स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कंट्रास्ट बढ़ जाएगा, बहुत कंट्रास्ट हो जाएगा। लेकिन जब 400 कर देंगे तो उसको बैलेंस करेगा। ब्राइट वाला पोर्शन ब्राइट रहेगा लेकिन वो तेज ब्राइट नहीं होगा, और डीप वाला डीप होगा लेकिन तेज डीप नहीं होगा, यानी कि स्मूथनेस दिखाई देगा। ठीक आगे बढ़ते जाइए आप 800, 1600, 3000 आईएसओ करेंगे तो और पटता जाएगा गैप को। और फिर वो पिक्चर अंत में जाके जब हाई अच्छी लाइट में ज्यादा आईएसओ पर शूट कर देंगे तो पिक्चर में कंट्रास्ट कम दिखेगा, डेप्थ कम हो जाएगी अपने आप। अच्छा, हाँ, ये सीधा है, साइंटिफिक है ये तो अपने आप। उसका यही नियम है कि जितना आईएसओ कम होगा उतना ही सभी रंग तेज आएंगे, हर रंग तेज आएगा, कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो। ब्लैक एंड व्हाइट में दो ही हैं तो वो दोनों तेज रहेंगे। तो कई बार उससे तस्वीर तकलीफ देने लगती है, वो शेड से डिटेल नहीं आ रही, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, शेड से डिटेल करिए 400 कर दूं, शेडो से डिटेल आनी शुरू हो जाएगी, रेशियो ठीक हो जाएगा। यही है, ऐसे समझाने से समझ जाते हैं। और उसको उसकी टेक्निकल भाषा में जाएंगे, उसके जो वर्ड ऐसे हैं निकलता जाएगा। मैं अपने को ले लेता हूँ ना, जब मुझे एक शब्द नहीं आता था तो मुझे कोई सिखाता, या रघुराय या संदीप शंकर जब बैठ के बात करते थे फोटोग्राफी पे तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता था। तो वही स्थिति तो दूसरे के साथ भी हो सकती है। तो वो मैं लेमैन बन के समझाऊंगा तो ठीक से ग्रैब करेगा, तो समझ जाएगा। तो वही जो समझाने का आपने फॉर्मूला निकाला, तो पहले तो आपने समझा होगा। हाँ, और आपको भी किसी ने समझाया होगा। वो क्या था, किसने समझाया? नहीं समझाया ना, ना। इतना मुझे मालूम, इतना ही समझा पाया कोई। इतना मैं सुन लिया कि जब आईएसओ ज्यादा होगा या ए से ज्यादा होगा, फिल्म में भी ए से तो ज्यादा होगा तो कंट्रास्ट घटेगा। ट्राइक्स फिल्म थी वो, बहुत शानदार फिल्म थी, लेकिन +6 एक फिल्म थी जो 100 ए से 125 की होती थी, जिसमें कंट्रास्ट रिच था। उसी कंपनी की फिल्म है, कीमत उतनी है, लेकिन अगर आपके पास लाइट इवन हो और किसी मान लीजिए व्हाइट बिल्डिंग खींच रहे हैं तो उसकी जो विंडो की जो बीच बीच में लाइनिंग्स हैं वो उस फिल्म में अच्छी आ जाएगी, क्योंकि कंट्रास्ट बढ़ गया तो वो लाइंस भी तो अच्छी हो जाएंगी ना, ज्वाइंट्स भी अच्छे दिखेंगे, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जब ट्राइक्स से करते हैं तो वो उतना मजा नहीं देगा। तो एक्चुअली इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ निकाला हूँ, इसके आगे भी बहुत कुछ गया हूँ। मैं कुछ ऐसी चीजें दिया हूँ, खूब रिसर्च किया हूँ पिक्चर के ऊपर, और खासतौर से न्यूज पिक्चर के ऊपर, जो खबरों की तस्वीरें या फीचर की तस्वीरें, जर्नलिज्म की तस्वीरें हैं, उनके ऊपर बहुत ध्यान किया हूँ मैं, और ध्यान से कई चीजें मैं निकाला हूँ। जैसे आप जब कोई चीज लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, न्यूज आइटम लिखते हैं, तो कॉलम में लिखते हैं। एक जो पहला इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, कंक्लूडिंग होता है, या तीसरा चौथा जो भी होता है, यही बिहेवियर पिक्चर पे भी होता है। ऐसे ही पिक्चर भी बिहेव करती है, उसमें भी ओपनिंग जगह है, उसमें भी इंट्रो है। तो इंट्रो को खोज के मैं ये ट्रेंड किया हूं जागरण वालों को कि पिक्चर से इंट्रो कहां दिखता है। एक फोटो में दिखेगा, एक ही फोटो में। कैसे? 3 पैराग्राफ है। हाँ, कैसे? फोटो में पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा, तब दिखाऊंगा ना। अच्छा, दिखा देता हूं, दिखाइए। इससे भी हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। नहीं, उसी को चला। बिजली आ गई है क्या? नहीं, बिजली तो गई हुई है, तो इससे चल जाएगा। हर पिक्चर जो होती है ना खबर की, अगर उसमें पैराग्राफ डिफाइन नहीं कर रहा, डिफाइन नहीं है,
अगर वो उसी रास्ते से नहीं जा रही है तो उस तस्वीर को नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा। हाँ, ओपनिंग जो है आपकी, जैसे आपका सबसे ऊपर शीर्षक के बाद ओपनिंग करते हैं स्टोरी को, तो वो इंट्रो होता है, और उसको जस्टिफाई करते हैं, एक बड़ा रूप देते हैं तो बॉडी होता है। यही भी है पिक्चर में भी है। हाँ, अगर ठीक फोटोग्राफर है तो उसी तरह खींचेगा। अच्छा। हाँ, यही है। इवन आप एजेंसी की भी देखेंगे, इंटरनेशनल एजेंसी, अभी तो यहाँ खुलेगी नहीं, तो आपको ठीक वो बिहेवियर दिखाई देगा। आपको भी ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज मेरे से बात करके कि अच्छा पिक्चर में इंट्रो है। हाँ, ये पक्का हो जाएगा। ये मेरा है, अनरिटन है, मेरी किताब में आ रहा है, किताब छप रही है, ये उसमें आएगा, उसमें समझाया होगा। उसकी जगह है, प्रॉपर जगह है इंट्रो की। न्यूज पिक्चर अगर वहां वो नहीं बोल रही है, इंट्रो नहीं बता पा रही है, तो वीक है। अच्छा। हाँ, एकदम वीक है। और कोई भी ढंग की पिक्चर करने वाला जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट खास तौर से, वो तस्वीर नहीं देगा जिसमें इंट्रो नहीं बोल रहा हो, देगा ही नहीं। मैंने खूब अनुभव किया, खूब ध्यान से चीजों को देखा हूं, और उसमें पाया हूं कि ये सच निकला। हालांकि मैं ऑब्जर्वेशन पे था, लेकिन मैं उसको टेस्ट करना जब शुरू किया तो सही हो गया कि जो मैं कह रहा था वो सत्य है। फिर जब मैं ट्रेन करता हूँ सब एडिटर्स को, तो उनको मैं कंप्यूटर पर ले जाके कहता हूँ कि स्टॉक की पिक्चर नहीं देखें अभी हम लोग, अभी हम खोलते हैं राइटर, अभी आज का, और उसकी पिक्चर पर बात करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तब मान जाऊंगा बेकार है मेरा बताना, या कल की खोल लेते हैं या परसों की खोल लेते हैं, तो इंस्टेंट देखेंगे तो पता चलेगा। तो वो लोगों ने कहा कि बिल्कुल मानिए वो है। तो ये तो आपने कहा कि एक फोटो में अपने आप में एक इंट्रो, उसकी बॉडी, उसका और विस्तार, उसका कंक्लूजन एक फोटो में भी होता है, जिसको बताने के लिए आपने हमको ये तस्वीरें दिखाई। अब हम लोग करीब करीब बातचीत वाइंड अप कर रहे हैं। ये जो फोटो जर्नलिज्म में रहते हुए और पत्रकारिता के जो मुख्य संस्थान, चाहे अमर उजाला है, वो आनंद बाजार पत्रिका है, वो दैनिक जागरण है, वो भास्कर है, मतलब लगभग सभी बड़े मीडिया घरानों में काम करके आपने क्या पाया कि ये जो पत्रकारिता है, जाहिर है कि बदलते वर्षों के साथ बदली, और आपने अपने साथियों सहयोगियों में भी वो बदलाव देखा। अब हम उसको वैल्यू जजमेंट में ये नहीं कहें कि उनका पतन हुआ, कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन आखिरकार पत्रकारिता थी तो इसलिए कि जो कमज़ोर का संबल बने। तो क्या आपने इस जीवन के निचोड़ के रूप में क्या पाया कि क्या पत्रकारिता जीवन का, गरीब आदमी का, मेहनतकश का, या कहिए वंचित का संबल है? बाद के दिनों में जो अब देख रहा हूं तो पूरी परिभाषा ही बदल गई है। लेकिन जहां मैं ट्रेंड हुआ था आनंद बाजार ग्रुप में, तब हम लोगों का फोकस एरिया वही होता था कि कैसे लोगों की सहायता हो, कैसे लोगों की बातें बता करके संबंधित विभागों को अलर्ट किया जाए। इस पर बहुत काम होता था। रविवार, संडे और टेलीग्राफ के ज़माने में बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ उन दिनों, बहुत भर्त्सना करते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुरीतियों को बढ़ावा देना, जिसे कोई देखता नहीं, जानता नहीं, समझता नहीं, उधर लोगों को झुका के रखना, तुम्हारा भला हो जाएगा, ये हुआ है। जहाँ तक जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें संस्थानों की तो जो कुरीतियां हैं, उनके पैसे कमाने की लालसा की वजह से वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों ने अपने आप को मजबूत करना नहीं शुरू करना छोड़ दिया है। जो पहले के लोग मजबूत हैं, लोग समझ आती है, जो समझते हैं लोग, उनके अलावा जो इस जनरेशन में जाने पर ये दिखाई दे रहा है कि शॉर्टकट चल रहे हैं सबके सब, तो मदद नहीं हो पा रही किसी की। अनर्गल चीजों पर, शिवरात्रि, एक पेज का फीचर जाएगा फोटो, लोग जल चढ़ा रहे हैं, धर्म में डूबे, आस्था में डूबे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई उसका औचित्य नहीं है।
2 तस्वीर बहुत होती है करने के लिए करना। कोई एक त्योहार आ जाए तो स्पेशल पुल आउट निकालने लगना, क्योंकि कोई उसका मतलब नहीं है। मतलब होता तो एक समझ में आता। तो लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, तो जर्नलिज्म अब मदद के लिए अब है नहीं, और मुझे लग रहा है कि अब लौटेगा भी नहीं। हो सकता है मेरे को निराशा का भाव बोध हो रहा हो, लेकिन लग रहा है नहीं लौटेगा। जो मैं पाया हूँ, देखा, समझा हूँ, मैंने बहुत कोशिश भी किया ऐसे संस्थान में जहाँ के लोग भी एक खास विचारधारा को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ मैं अपनी से कोशिश किया कि चलिए उसको अपनी जगह रखिए, अपना सपोर्ट भी रखिए, फोटो जर्नलिज्म करने दीजिए। यहाँ कोई आपको सवाल भी नहीं पूछेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और आपकी इसी विधा से मजबूत बने रहेंगे कि चलिए जर्नलिज्म का एक हिस्सा ठीक चल रहा। जहाँ तक हो पाया मैं करने की कोशिश किया था, और मुझे अब एक लगता है कि मुझे 4 साल और करना चाहिए था, तो मैं किसी नतीजे पर पहुंचा देता। और मुझे ऐसा फील होता था उन दिनों लॉकडाउन से पहले कि मैं ऐसा मजबूर कर दूंगा दूसरे अखबारों को कि वो सब भी कुछ ऐसा सोचना शुरू करेंगे। ऐसा मैं सोचा। थोड़ा बहुत इंडिकेटर आने भी लगे थे, जैसे कि झारखंड बिहार के बड़े अखबार के मुख्य जो प्रधान संपादक का एक फोन आया कि अब तो बहुत वहाँ हो गया, कुछ दिन यहाँ भी सोचना चाहिए। मैंने कहा अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा तो बता दूंगा। तो पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं गया था तो ऐसा प्लानिंग करके नहीं गया था कि ये करूंगा, लेकिन रोज रोज देखने से मुझे नई नई चीजें दिखाई दे रही थी कि इसे करना बहुत जरूरी है, इसे करना बहुत। जैसे फोटो को लेकर के फोटो खींचना, फोटो छापना, अच्छी फोटो खींचना, अच्छी को सिलेक्शन करना, छापना, ये अपनी जगह है। इसके अलावा फोटो से संबंधित बहुत सारे काम हैं जिस पर कहीं भी काम नहीं होगा, यहां मैंने करने की कोशिश की। अब उसको बदल दिया उन लोगों ने, स्टॉप कटिंग करके वो बदल दिया। वो क्या हुआ था कि जब हम पिक्चर दे देते हैं तो एज इट इज नहीं छपती है, वो प्री प्रेस प्रोडक्शन होता है उसका, और स्कैनिंग होती है। कंप्यूटर के लोग होते हैं, वो लोग हैंडल करते हैं तस्वीर को, और ऐसे लोग हैंडल करते हैं जो इमेज को नहीं जानते, वो लोग इमेज को हैंडल करते हैं, और उनका काम है दिन भर इमेज हैंडल करते हैं। उनको बताया गया कि ब्राइट ऐसे, कंट्रास्ट ऐसे, कलर ऐसे बढ़ाना, ऐसे कर दिया। जो जर्नलिज्म उसमें जो तत्व होते हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं। वो मेरी नजर गई कोई 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, अरे ये तो यहाँ गड़बड़ हो रहा। और वो नजर यूं गई कि एक बनारस के फोटोग्राफर की पिक्चर पहले पेज पर छपी, और उसके लिए मालिक का मेरे पास फोन आया आकि इस फोटोग्राफर को बुला के इंटरव्यू कीजिए, कुछ आता है कि नहीं आता। और मैं जानता हूँ कि वो फोटोग्राफर बहुत मजबूत है, काम में बहुत मजबूत है। तो मैं कहा कि मैं पहले चेक करता हूँ क्या पिक्चर है। उन्होंने फ़ोन किया, मैं ऑफिस जा रहा था रास्ते में, तो मैं कहा अभी जाके तुरंत बताता हूँ। गया, मैं देखा पिक्चर, फिर मैं उधर मैसेज दिया कि ओरिजिनल पिक्चर भेज देना जरा, भेज दिया। हुआ क्या कि अगेंस्ट लाइट कैमरे से शूट किया था, अगेंस्ट लाइट, सूरज की उल्टी रोशनी में, और अगेंस्ट लाइट की एक खूबसूरती होती है, बहुत खूबसूरत पिक्चरें आती है जो लाइट की लाइनिंग होती है। और नेचुरली जब अगेंस्ट लाइट है तो फेस थोड़ा सा डीप होता, हल्का सा शेडो में होता, और हाईलाइट जो होती है वो खूबसूरत लगती है। वो दिया था उसने। ये जो इमेज को जो नहीं जानने वाले हैं, जब उसको स्कैनिंग किया तो चेहरे को ऐसा बनाया जैसे फ्रंट लाइट से खींचा, तो पूरा उसको व्हाइट करके उभार के पूरा उसके बर्बाद कर दिया, पहले पेज पे छप गई, कमजोर हो गई। उन्होंने कहा इतनी खराब फोटो दी है। तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा कि उसका दोष नहीं है, बल्कि उन्होंने मेल पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एग्री। तो मैंने कहा कि आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव करूंगा। बोलो ओके, गो अहेड। मैं कहा कि ठीक है। तो मैं उसको स्कैनिंग के पास बैठा, मैं चलो स्कैनिंग करो इसकी दोबारा से। वो स्कैन हुई थी कानपुर में, मैं इसे दिल्ली में कहा कि इसको स्कैन करो, एक DS-20 से बढ़िया, मैं बोल परफेक्ट स्कैनिंग करना, करके अलग रख दो, फिर मैं आपको स्कैनिंग करवाऊंगा। करके रख दिया। उसने ज़्यादा ब्राइट नहीं किया, वो ठीक ठाक रखा। मैंने अपने लगा के कहा कि ये और अभी केस में करना है, तीसरी करो, और हम दोनों समझते हैं कि कौन सी अच्छी है। उसने कहा कि बिल्कुल आप इमेज को समझते हैं, तो आप जो करवाए हैं वही अच्छी है।
मैंने कहा इस मैसेज को पूरे देश जागरण में कैरी ऑन कराना है। तो मैं उस पिक्चर को जोड़ करके वो मालिक को मेल करके कहा कि ये दिस इज द पिक्चर, ये स्कैन होके मैं दे रहा हूँ। और वो जो स्कैन होके छपी है कानपुर से, वो गलत कर दिया है। उसने सोचा कि फोटोग्राफर ने गलती की है उल्टा खींच के, जबकि उसे जानना चाहिए था कि ये फोटोग्राफर ने लाइट की ब्यूटी बताई है, ये उसको समझना चाहिए। तो कैसे समझेंगे? मैंने कहा कि मेरे को मिशन लेना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि एक मैसेज चलवाना पड़ेगा मालिकान की तरफ से कि हर स्कैनिंग डिपार्टमेंट जो इनका हर जितने 4 हब हैं, सब लोग केयरफुली सीखेंगे उसको मेरे से। मैं हर जगह जाऊंगा। तो पहले जलंधर गया, वहां बैठ के, और फिर अगले दिन की उनकी स्कैनिंग देखी, टीका टिप्पणी की, 3 दिन बैठा करके करेक्ट हो गया। मेरा करेक्ट है, इसी पे चलने देना। फिर पटना गया, पटना में बैठा 4 दिन, उनको तो 4 दिन करा के करेक्ट कराया, बोले यही टोन होगा, बदलेगा नहीं। फिर कानपुर आया, उनको करेक्ट कराया, फिर दिल्ली बैठा, इनको भी सबको करेक्ट कराया। अब वो लोग स्कैनिंग समझ गए, मतलब समझ गए। मैं बोला कि जो नया आदमी आएगा उसे यहाँ का इंचार्ज समझाएगा, और नहीं तो मुझे बताएगा, मैं समझाऊंगा। इससे आगे पीछे नहीं होना है। पिक्चर में अगर फोटोग्राफर ने गलत खींचा होगा तो गलत ही जाने दीजिए, आप सही मत कीजिए कि आपने लाइट कर दिया। क्यों लाइट किया भाई? वो भी कर सकता था। आपने क्यों लाइट किया? आप दिमाग क्यों लगाए? आप इमेज समझते हो? नहीं समझता, नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही जाएगा। तो ये हो गया। तो वो स्कैनिंग ठीक हो गई इनकी। अभी इन्होंने पीछे क्या किया है, स्कैनिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और ऑटोमेटिक कोई एक स्कैनिंग का सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर लगा के कानपुर में, और उसे ऑटो सिस्टम से जा रहा हूँ और फिर बर्बाद हो रहा। ऑटो पे करता हूँ तो कोई कोई ठीक भी लगती है, कोई कोई बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जैसे उल्टी कैसे हो जाएगी? आपने फॉग को खींचा और सिस्टम पर डालेंगे तो सिस्टम बोलेगा कि ये तो धुआं कुछ नहीं है, तो उठा के ब्राइट करके सफेद कर देता, खत्म हो गई। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक में नहीं होगा, ये मैनुअल से ही हो सकता। ये फिर लोगों को ये समझाया कि आप फॉग खींचेंगे कैसे। फॉग है, बहुत फॉग है, तो आप फॉग खींचेंगे तो भाई सफेद चीज को सफेद खींचेंगे, क्या आएगा उसमें? फॉग को दिखाया तब जा सकता है जब एक ऑब्जेक्ट आपके सामने फोरग्राउंड में हो और वो इंट्रो में हो, आपके एक व्यक्ति हो जो यूं किया हो, एक चेहरा हो जो ये किया हो, उस पर जो फोकस होगा तो पिछला जो फॉग है यही तो व्यक्ति से पता चलेगा कि ये फॉग है। तो ऐसे कर करके ठीक किया है। बहुत काम किया मैं यहाँ 5 साल। लिबर्टी भी दिया इन लोगों ने, इन्होंने अधिकार बहुत दिए थे। मैं रेजिडेंट एडिटर को रेड स्टार देना, पनिश करना, ये सब भी था मेरे पास। अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है, कई करते थे ना आज नहीं, जगह नहीं, तो वो सब भी था। संजय गुप्ता पूछते थे कि वो मुजफ्फरपुर वाले को देखिए आप, बोले देख रहा हूँ, उसको लगाइए थोड़ा कुछ, उसको कुछ चाहिए, उसको लगता, क्योंकि वो तो खुद नहीं करते ना, वो बने रहना है, तो मेरे से करवाते थे। तो ये सब भी करता था। तो अच्छा, इस तरह से आपने कहिए कि आखिरी नौकरी आपकी ये दैनिक जागरण। हाँ, आखिरी। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया और आपने फिर ये यूट्यूब का क्या चक्कर आपने? यूट्यूब पर हमने सोचा कि जो कुछ जानता हूँ धीरे धीरे लोगों को बताऊंगा। और दूसरा काम ये करूंगा, जो लोग छूटे हुए आर्ट में, जर्नलिज्म को दूसरे विधाएं भी, जो लोग छूट गए, जिनको मंच पर हमने देखा दिखाया नहीं है ढंग से, उन सब लोगों को लाएंगे, अपने लोगों को दिखाएंगे। आज भी तो 10 साल बाद उसकी एक वैल्यू होगी। हाँ। तो इस तरह से आप अभी आपकी क्या व्यस्तता है आजकल चलती है? देखिए, व्यस्तता तो रहती है, जैसे लोगों से बात करना, समझना, फिर उस पर काम करना, रिकॉर्ड करना, लोगों से कैमरे के सामने भी आना, किसी का इंटरव्यू करना, या कुछ फोटोग्राफी पे करना तो अकेले अपना कर लेना, ये सब भी करता हूँ। तो YouTube वाला जब से आपने चैनल शुरू किया है, उसका कुछ दिशा भी सोचा है कि क्या करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं बहुत तरह की चीजें, आप बहुत तरह। देखिए, हम ये सोच रहे हैं ना कि खाली फोटोग्राफी सिखा के क्या कुछ सिखाएंगे आप। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ, अभी मैं 2-4 इंस्टीट्यूट में गया था जहाँ फोटोग्राफी पढ़ाई जाती है, एकेडमी होती है। एक ऐसी एकेडमी में गया नोएडा जो 3 साल पढ़ाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि 3 साल फोटोग्राफी पढ़ाने का क्या है। मैं एक ऐसे एकेडमी में गया जहाँ साल भर पढ़ाया जाता, 1,60,000 रुपया लेता।
उसका भी एक वीडियो बनाया था मैं। ऐसी सी जगहें भी जाता हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ लोगों को कि क्या क्या हो रहा है। और मेरे से पूछा किसी ने कि फोटोग्राफी सीखने का क्या, तो मैंने कहा कि जब मैं कितना ही जोर लगाऊं तो मुझे लगता है 1 महीने से ज़्यादा का कुछ नहीं है, 1 महीने से ऊपर का इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ बता देंगे आप। बाकी जो 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फोटोग्राफर को, उसको सीखने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं सीखना है इसमें, सीखने कुछ है ही नहीं। फोटोग्राफी में क्या सीखना, ये सबसे सिंपल चीज है। खाली आपको शटर स्पीड, अपर्चर का रिएक्ट, आईएसओ कैसा रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन मालूम हो जाए, और क्या शूट करे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए। वो जो आमतौर पे आएगा आपकी पढ़ाई लिखाई, लोगों से मिलने जुलने पर विषय अपने आप निकल के आएंगे। अगर इवेंट नहीं कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, तो वो दूसरी बात है, वो दूसरी चीज है। वो मॉडलिंग टाइप का, पर्सनालिटी शूट टाइप को उस तरह कर लिए। इसमें सिखाने का कुछ है नहीं, फोटोग्राफी में कुछ नहीं सिखाना। फोटोग्राफी में जो लेंस लगता है, वो लेंस आपकी समझ डिमांड करती है। लेंस देने से नहीं सीखेगा कोई। लोग कहते हैं कि लड़के को मेरा फोटोग्राफी के लिए करा कि जूम लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, तो मैंने वो कभी नहीं कर पाया। जब उसका खुद अड़चन पैदा हो लेंस की कमी से, तब लेंस खरीदेगा तो काम करेगा। कोई कहता मोबाइल से खींचना है, उतनी दूर है तो क्या करूं, तो मैंने कहा कि पैर हमारा जूम लेंस है, आप जूम कीजिए उसको, वहां जाइए, वहां से पीछे हटिए, आगे हटिए, नॉर्मल लेंस के कैमरा से उठाइए, फोटोग्राफी शुरू कीजिए। ऑब्जेक्ट के करीब की जरूरत हो, बोल्ड चाहिए तो करीब जाइए, लूज चाहिए तो पीछे हटिए। अरे भाई उसमें जूम नहीं है तो हाथ, मेरे पैर में तो जूम है ना, पैर से जूम कीजिए उसको, ये हो सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब रियली आपकी डिमांड होगी कि अब मुझे चाहिए, तब लीजिए, तो उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। ये बताया नहीं जा सकता। ये क्या कर रहे हैं एकेडमी वाले, 6-6 लाख रुपए कैमरे खरीदवा देते हैं पेरेंट्स को बुलवा कर। अरे लड़का निकल जाएगा, इसको जूम दे दीजिए, एक 35 mm दीजिए, एक 200 दीजिए, और कभी कोई वाइल्ड लाइफ करेगा तो एक 300 दे दीजिए, सब खरीदवा के, और हर एक आजमाता है लेंसों में, कुछ नहीं समझ में आता, ये गड़बड़ हो जाती है। 1 महीने की फोटोग्राफी अगर मैं 60 घंटे मान लीजिए, तो 30 दिन नहीं करे, अगर 20 दिन करे तो 3 महीना, 60 घंटे मैं लूंगा, तो मैं आदमी को फोटोग्राफी के भीतर तक घुसा दूंगा उसको। विषय, कंपोजिशन, इमोशन, एक्सप्रेशन, वो उसकी पूंजी है, उसमें पूंजी कोई दे नहीं सकता। अगर जो व्यक्ति के पास इमोशंस नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा दूसरे का, तो वो खुद पढ़े लिखे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लोगों से मिले। फोटोग्राफर के साथ दिक्कत क्या है कि आम तौर पर जो अंग्रेजी वाले फोटोग्राफर, अंग्रेजी जो बोलते हैं, जो पढ़ लिख के आए हैं, वो भी शामिल है, और कम पढ़े लिखे भी शामिल है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, नहीं कह पाते। एक्सप्रेस इसलिए नहीं कह पाते कि वो आपसे सीखा नहीं है कुछ उन्होंने। जैसे हम फोन करते हैं तो एक होता है ना सम्मानजनक, अच्छा लगता है, जो भीतर एक फील होता है, मैं आपको फोन करूं तो यही तो असली चीज है ना। इसी की एक हैबिट बनी रहे, और इसी नजरिए से आप लोगों को देखिए, आप सम्मान किसको करें, कौन सम्मान करने लायक है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो कैसे उसको समझा दूं, प्यार से, प्रेम से, एक आर्टिस्ट बन के जीना चाहिए, तो अपने आप रास्ते और फ्रेम्स निकलते जाएंगे। नहीं तो विषय ही नहीं मिलेगा, मैं खींचूं क्या, घूमते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। स्लो मोशन में देखना आर्टिस्ट का पहला काम है, बहुत स्लो देखना, रुकना, आंखों को रोकना, समझना, आगे बढ़ते जाना। जो जिस पर ज्यादा रुका जा रहा है उसको खींच लेना, वही पिक्चर है जो ज्यादा रुक रही है, चाहे विषय कोई हो। तो ये सब समझा सकते हैं। कई बार मेरे मन में आता है कि मुझे भी एकेडमी शुरू करनी चाहिए क्या, मेरे मन में आता, तो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा पता नहीं, मेरे मन में आ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लड़के भाग रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं सब। अभी मैं एक गया था एकेडमी में, वो मॉडल हायर करके शूट करा रहा था, इतना मिसगाइड कर रहा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको कुछ पता ही नहीं था। हम 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके लोगों को ट्रेन कर रहा है। मॉडल इज हेयर, ब्यूटीफुल मॉडल, दिस दैट कर रहा अंग्रेजी में, और उनको बैठाता है, लाइट ऑन, 8 लाइट जला देते,
कोई लाइट का सेंस नहीं था, क्यों जलाया है, उसे क्या मतलब किसी लाइट का है। एक वीडियो दिया हूं मैं, अच्छा, आप नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि देखें उसको आप, इंटरेस्टिंग है बहुत, देखेंगे। हाँ। वो एक एकेडमी में मैंने क्या यार ये, मैं कुछ बोला नहीं, फिर इस बात को मैं किया, एक बड़े फोटोग्राफर से मैं चर्चा किया लखनऊ, एक रिसाल सिंह है फोटो आर्टिस्ट, बड़े हैं, बहुत बहुत पढ़ाई लिखाई भी की है, बहुत प्रयोग भी करते हैं, लैंडस्केप के मास्टर हैं वो, खींचने के बहुत अच्छे। मैं उनसे चर्चा किया कि मैं गया था एकेडमी में, बड़ा दुखी हुआ मैं, क्या किया ये, अरे कुछ नहीं, वो सब कमाने का जरिया है, वो कमाना भी चाहिए, क्यों नहीं कमाना चाहिए। बड़ा गड़बड़ है, क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए जर्नलिज्म में जब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म पढ़ता आदमी, तो कोर्स इतना वास्ट है, इतना जबरदस्त नॉलेज के, अगर ठीक से पढ़े तो उसका उपयोग कहीं भी हो जाएगा। फोटोग्राफी में क्या पढ़ाते हैं सिर्फ 1-2 साल, उनको समझ में नहीं आता, इसमें क्या पढ़ाने का है, नहीं समझ में आता मुझे। भाई लाइटिंग सिखाओगे अगर आप, पोर्ट्रेट खींचने की लाइटिंग, स्टूडियो पोर्ट्रेट, 1 दिन से ऊपर का नहीं है, 2 दिन प्रैक्टिस करवा दो, और क्या करेंगे। बाकी करो तो खुद आविष्कार करो, नए नए तरीके से खोजो, सोचो, अपना बेसिक जान लो, और मानो मत बहुत ज्यादा, इसको कैरी ऑन करो, इसको पकड़े रखो और अपना इंतजाम लगाओ, तुम बढ़िया करोगे। सिखाई थोड़ी जाती है, लेकिन वो सिखाते हैं पैसे के चक्कर में। मेरा मन 4-6 दिन से 10 दिन से कर रहा है कि एक छोटा मोटा मैं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ शुरू करूं, करना पड़ेगा, और करूंगा 60 आवर कोर्स, 60 घंटे, 1 महीने में लगाइए, 2 महीने में लगाइए, करूं क्या, करिए, लोग मिलेंगे मतलब फिर ये जो आपके 1,60,000 वाले ना वो उतना हमको थोड़ी चाहिए, लेकिन बहुत सस्ता रखने पर भी लोग नहीं आते एक चक्कर है ना। 2 महीने में क्या ले लेंगे आप, सीधी सी बात ये है, 2 महीने में ले ही क्या लेंगे, 25,000 रुपये ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, बस समझ जाएगा बेसिक, क्योंकि बहुत कुछ है जो कहने का मन करता, मेरे को जगह नहीं मिलती कि कहूं पिक्चर माने क्या, पिक्चर को हवा बना रखा है लोगों ने, अच्छा नहीं लगता मुझे। आप मेरा चैनल खोलिए, वो वाला देखिए थोड़ा, अभी दिखा दूं इस पर, दिखाइए। तो हम लोग ये बातचीत खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया।